तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सेल को बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक। अगर आपको एक्सेल में बहुत काफ़ी नॉलेज है या आपको एक्सेल में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए ज़्यादा टाइम को वेस्ट न करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक डिस्क्लेमर आपके लिए कि अगर आप वीडियो को थोड़ा सा वॉच करके अगर आप यहाँ पे छोड़ के जाते हो कि इस वीडियो में कुछ सीखने लायक नहीं है तो आप बहुत बड़ा जो चांस है, मौका है कह सकते हैं वो गँवा रहे हो क्योंकि यहाँ पे हमने हर एक चीज़ को बहुत डिटेल्ड में कवर किया है। और चलिए सबसे पहले हम एक्सेल को ओपन करते हैं। हम आ जाते हैं अपने डेस्कटॉप पे। एक्सेल को ओपन करने के लिए हमारे पास कई तरीके हैं। तो मेनली मैं यहाँ पे 2 तरीके का यूज़ करने वाला हूँ। एक है कि हम अपने स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और अगर हमारे सामने यहाँ पे अगर एक्सेल दिखाई दे रहा है तो हम यहाँ से एक्सेल को ओपन कर लेंगे। यहाँ नहीं दिखाई देता है हम ऑल एप्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्क्रॉल करके हम आ जाएँगे नीचे की तरफ तो हमें ई वाले सेक्शन में अल्फ़ाबेट की एक्सेल दिखाई देगा। अगर हम यहाँ से क्लिक करेंगे इसको तो ये ओपन हो जाएगा। अगर यहाँ से नहीं करना है तो हम विंडो की प्लस आर की एक साथ प्रेस करेंगे तो हमारे सामने एक ऐसा रन कमांड या रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। और इसमें हमें टाइप करना है एक्सेल और उसके बाद हम कीबोर्ड से एंटर बटन या माउस से ओके पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे सामने कुछ इस तरह का स्क्रीन दिखाई देगा जिसमें सबसे पहले हमें गुड मॉर्निंग का मैसेज ये टाइम के अकॉर्डिंग अगर आप मॉर्निंग के टाइम में वीडियो बना रहे हो यानी कि जब तक टाइम का जो समय है वो मॉर्निंग का है तो यहाँ पे मॉर्निंग और उसके बाद आफ्टरनून इस तरह से मैसेज चेंज होता रहता है। और उसके बाद हमारे सामने सबसे पहले जो एक ब्लैंक वर्कबुक दिखाई देगा, यहाँ से हमें इसी का यूज़ करना है क्योंकि हमें सारी चीज़ें बेसिक से सीखनी है। और उसके बगल में हमें देखो कुछ टेम्पलेट्स दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये पहले से बने बनाए टेम्पलेट्स हैं, इनका यूज़ करके जैसे बेसिक बैलेंस शीट है, यानी कि हमें एक बैलेंस शीट बनाना है, तो हम इस टेम्पलेट का यूज़ करके अपनी कंपनी का, अपने एम्प्लॉयी का नाम डाल के यहाँ पे एक जो है कि बेसिक बैलेंस शीट क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे सर्च में रिसेंट में देखिए यहाँ पे जो है कि अभी हाल-फिलहाल में जो भी वर्कबुक या जो भी वर्कबुक हमने जल्दी ही ओपन किया है उसको यहाँ पे दिखाएगा रिसेंट में। उसके बगल में है पिन्ड, पिन्ड यानी कि जिस वर्कबुक को हमने पिन कर दिया है वो इधर दिखाई दे रहे हैं। अब पिन कैसे करते हैं? जैसे मान लो बेसिक टू ब्रिलियंस है, यहाँ पे अगर हमें पिन करना है तो बस इस पिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और ये देखिए पिन में आने के बाद बेसिक टू ब्रिलियंस यहाँ पे हमारा ऐड हो जाएगा और ये जस्ट नाउ का भी ऑप्शन अभी दिखा रहा है कि अभी-अभी ही हमने ऐड किया है। ठीक है? उसी तरह शेयर विथ मी यानी कि यहाँ से हम अपने वर्कबुक को शेयर कर सकते हैं किसी के साथ। और यहाँ पे हम फिलहाल अभी न्यू पे क्लिक करते हैं, सेम है। देखो न्यू पे क्लिक करने के बाद हमें ब्लैंक वर्कबुक तो दिखाई देगा ही, साथ में ये टेम्पलेट्स दिखाई देंगे। इनका भी यूज़ जैसे हमें कैलेंडर बनाना है, पर्सनल मंथली बजट है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे सीज़नल इलस्ट्रेटेड एनी मतलब ऐसा कुछ भी अगर हमें यहाँ पे अगर टेम्पलेट के थ्रू बनाना है, तो हम यहाँ से क्लिक करके बना सकते हैं और अपना खुद का टेम्पलेट बना के इसमें भी हम ऐड कर सकते हैं। आगे वो सब चीज़ें हम सीखेंगे। या हमें कोई भी चीज़ चाहिए जैसे मान लो हमें कैलेंडर बनाना है, तो हम यहाँ पे कैलेंडर वाले पे क्लिक करेंगे, तो कैलेंडर से रिलेटेड बहुत सारे टेम्पलेट्स हमारे सामने दिखाई देंगे। जिस भी टेम्पलेट्स का यानी कि डिज़ाइन हमें अच्छा लगता है या जो भी टेम्पलेट्स पे हम बनाना चाहते हैं, उस पे अपना खुद का एक एक कैलेंडर क्रिएट करना चाहते हैं, वहाँ पे क्लिक करके उसको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं बैक पे क्लिक करूँगा और भी कुछ चाहिए तो यहाँ पे आप बस या तो टाइप करके यहाँ पे आप ढूँढ सकते हो या तो यहाँ पे जो कुछ पहले से दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके ढूँढ सकते हो। पर एक चीज़ आपको याद रखनी है कि इसके लिए आपके कंप्यूटर में इंटरनेट की कनेक्टिविटी बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए हम यहाँ से ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करते हैं और हमारे सामने एक्सेल का जो सबसे पहले इंटरफ़ेस दिखाई देगा, वो कुछ इस तरह से दिखाई देने वाला है। और मैं ये बात बता दूँ कि ये वीडियो पूरा बेसिक से होने वाला है, तो आप एडवांस लेवल के स्टूडेंट हो तो भी आप इसको उतना ही पेशेंस से देखो क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। चलिए, तो हमारे सामने सबसे पहले ये यहाँ पे ऑटो सेव और यहाँ पे कुछ मतलब ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इनको हम बोलते हैं कस्टमाइज़ क्विक एक्सेस टूलबार। और जो ये ऑटो सेव वाला ऑप्शन है, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट का ओल्डर वर्ज़न यानी कि 2007 या 2010 यूज़ कर रहे हो, तो उसमें आपको ये सब देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप उसके ऊपर का वर्ज़न यूज़ कर रहे हो, तो ये सब यानी कि ऑटो सेव बटन यानी कि 2021 क्योंकि मैं जो यूज़ कर रहा हूँ, वो 2021 है। जो लेटेस्ट है वो 365 है। तो अगर आप सीखने के उद्देश्य से चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप एक जॉब करते हो, तो आप जब भी यूज़ करो तो आप लेटेस्ट वर्ज़न यूज़ करो क्योंकि इसमें बहुत सारे फ़ॉर्मूला और फ़ंक्शन
आपको देखने को मिलेंगे जो कि ओल्डर वर्ज़न में नहीं मिलने वाले हैं। तो चलिए ये ऑटो सेव है, यानी कि यहाँ पे इसका मतलब यही होता है, अभी यहाँ पे ऑफ है, अगर हम जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे ये ऑन हो जाएगा और ये हमारा डाटा ऑटोमेटिक सेव होता रहेगा अगर हम ऑन कर देंगे तो। इससे ये फ़ायदा रहता है कि मान लो हमारा कंप्यूटर अचानक से बंद हो जाता है या हमारा प्रोग्राम अचानक से बंद होता है, तो उस केस में हमारा जो डाटा है वो सुरक्षित रहता है। बस इतना ही इससे फ़ायदा है। और उसके बाद ये जो कस्टमाइज़ क्विक एक्सेस टूल बार है, मैं यहाँ पे अगर ज़ूम करके दिखाऊँ, यहाँ पे क्लिक करने के बाद बहुत सारे यहाँ पे हमें जो है टूल्स को कस्टमाइज़ करने का ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है? तो यहाँ से हम कोई भी टूल को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और यहाँ से हम रिमूव कर सकते हैं, आगे वीडियो में पूरा समझेंगे। उसके बगल में देखें तो बुक 1 डॉट एक्सेल करके ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं टाइटल बार, या तो आप अपने एक भाषा में बोल सकते हो नेम, फाइल नेम, ठीक है? यानी कि फाइल नेम, यानी कि जो हमारे फाइल का नेम होता है वही टाइटल बार ही होता है। जैसे यहाँ पे बुक 1 और एक्सेल दिखा रहा है, तो एक्सेल तो हमारे सॉफ्टवेयर का नाम हो गया और बुक 1 बाय डिफ़ॉल्ट जो है कि एक्सेल को जब हम ओपन करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट नाम बुक 1 ही रहता है। इसको जैसे अगर हम सेव पे क्लिक करेंगे और जो भी नाम देंगे वो नाम यहाँ पे चेंज हो जाएगा। चलिए आगे वो भी समझेंगे। यहाँ पे उसके बाद हमें सर्च का ऑप्शन दिखाई देगा। सर्च पे हम क्लिक करके जैसे हमें कोई फ़ॉर्मूला, फ़ंक्शन या कोई कुछ भी हमें ज़रूरत है अपने कंप्यूटर से और इस प्रोग्राम में वो चीज़ें हैं अगर, तो हम यहाँ पे वो सर्च कर सकते हैं। जैसे मान लो मुझे सम फ़ंक्शन की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ पे सम टाइप करूँगा, तो देखो सम यानी कि सम फ़ंक्शन आ गया, यहाँ पे सम से रिलेटेड कुछ यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? तो हम इनका यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे हमें 3 बटनें दिखाई देंगी। यहाँ पे 3 बटन हैं, अगर आप लोग नहीं जानते हो, एकदम बेसिक हो, मतलब अदरवाइज़ सभी में यानी कि 3 यानी कि विंडो कंट्रोल की इन्हें बोलते हैं। एक होता है मिनिमाइज़, यानी कि जिससे कि हम मिनिमाइज़ करने पे अपने जो है कि प्रोग्राम को टास्क बार में ऐड कर देंगे लेकिन वो क्लोज़ नहीं होगा। और दूसरा है ये वाला जो बटन यहाँ पे जो रेक्टेंगल में दिखा रहा है, इसमें 2 बटनें होती हैं, एक होता है रिस्टोर बटन और एक मैक्सिमाइज़। तो ये अभी रिस्टोर बटन है, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा तो हमारा देखो एक्सेल ये छोटा हो जाएगा, यानी कि एक्सेल की जो विंडो है वो छोटी हो जाएगी और इसको हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए छोटा या बड़ा कर सकते हैं। हमें बड़ा करना है बड़ा कर सकते हैं, छोटा करना है छोटा कर सकते हैं। और वापस से ये बटन मैक्सिमाइज़ में कन्वर्ट हो जाता है, इस पे क्लिक करके हम अपने एक्सेल की विंडो को वापस से अपने कंप्यूटर के स्क्रीन के बराबर कर सकते हैं। और जो ये थर्ड यानी कि लास्ट ऑप्शन है क्लोज, इस पे क्लिक करने के बाद हम अपना वर्कबुक को बंद कर यानी कि प्रोग्राम को ही बंद कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक डिफरेंट समझ लो, ये जो हमारे सामने दिखाई दे रहा है ना, ये ग्रिड लाइन्स, ये जितनी भी ग्रिड लाइन्स हैं जिसको हमने अभी सेलेक्ट किया है, ये ही वर्कबुक है। और एक जो है कि इसको स्प्रेडशीट भी बोलते हैं, ठीक है? ये वर्कबुक है और इस वर्कबुक को अगर हमें केवल बंद करना है तो हम अपने कंप्यूटर में कंट्रोल बटन और डब्ल्यू बटन प्रेस करेंगे तो ये वर्कबुक हमारी बंद हो जाएगी, लेकिन ये हमारा एक्सेल का प्रोग्राम ऑन रहेगा। अगर हमें एक्सेल का प्रोग्राम बंद करना है तो हम यहाँ पे क्लोज बटन, ये जो क्रॉस वाला दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये एक्सेल का प्रोग्राम बंद होगा। लेकिन अगर हमें वापस से नया वर्कबुक चाहिए तो हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एन प्रेस करेंगे तो हमें एक नया वर्कबुक दिखाई देगा। अब चलिए हम ये 2 इन इन चीज़ों को 2 भागों में बाँट देते हैं। यहाँ से यानी कि जिस पे मैंने सेलेक्ट किया है जो ग्रिड लाइन वाला एरिया है, इसको हम समझते हैं जैसे कि हम नोटबुक अगर हम यूज़ करते हैं ना लिखने के लिए नोटबुक, तो इसको समझ लो नोटबुक, लेकिन एक्सेल की कंप्यूटर की भाषा में इसको हम बोलते हैं वर्कबुक। यानी नोटबुक का काम क्या होता है? अगर हम अपना नोटबुक यूज़ करते हैं तो उसपे कुछ न कुछ लिखते हैं। ठीक उसी तरह से वर्कबुक का भी काम है इस पे ही, यानी कि कुछ ना कुछ जो भी हमें फ़ॉर्मूला, फ़ंक्शन, डेटा जो भी हमें टाइप करना है वो इसी में टाइप करेंगे। और उसके ऊपर का जो एरिया है, यानी कि जो इसके ऊपर का बचा हुआ एरिया ये सब दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं टूल्स। यानी कि सिंपल भाषा में समझें तो अगर हम नोटबुक ये अगर हमारे पास है तो उसको नोटबुक पे हमें कुछ लिखने के लिए पेन चाहिए। अगर हम उसमें काफ़ी फ़ॉर्मेटिंग करना चाहते हैं यानी कि अलग-अलग डिज़ाइन में लिखना चाहते हैं तो हमें पेंसिल, मार्कर और जो है कि हमें रबर और ऐसा कह सकते हैं कि हमें अलग-अलग तरह अलग-अलग अलग कलरफुल की पेन चाहिए। तो उसी तरह से वो चीज़ें ज़रूर इसी तरह से इसमें ये टूल्स दिए गए हैं।
जैसे हम अपने नोटबुक में यूज़ करते हैं पेन, पेंसिल और अलग-अलग तरह की जो भी इक्विपमेंट हमें ज़रूरी है अपने नोटबुक में जो कुछ भी अगर हम पेंटिंग करते हैं तो अलग-अलग हमें कलर चाहिए। उसी तरह से ये हमारे पास टूल्स हैं। यानी कि यहाँ पे ये नीचे जो ग्रिड लाइन वाला एरिया है हमारा वर्कबुक है और इसके ऊपर के जो ये सभी ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ये अभी टूल्स हैं जो कि हमें वर्कबुक में जब हम डाटा को एंटर करेंगे तो उनकी फॉर्मेटिंग के लिए हमें हेल्प करते हैं ताकि हम उसको अट्रैक्टिव बना सकें। तो चलिए देखते हैं इन टूल्स को क्या बोलते हैं। जो देखो यहाँ पे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट और फार्मूला इस तरह से जो ये ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं इनको हम बोलते हैं मेनू बार या टैब बार। इनको हम बोलते हैं मेनू बार या टैब बार। और हम जिस मेनू बार या टैब बार पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक रिबन ओपन होता है। जैसे देखो हम इंसर्ट में हैं तो यहाँ पे देखो अलग-अलग टूल्स दिखाई यानी कि ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। और मैं जैसे होम पे क्लिक करूँगा देखो इसमें भी रिबन ओपन हुआ और अलग-अलग टूल्स दिखाई दे रहे हैं। और ये देखो एक जो है कि जैसे अगर हम होम मेनू में क्लिक करेंगे तो इसमें अलग-अलग ग्रुप्स बने हैं। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो क्लिपबोर्ड का ग्रुप है, यहाँ पे फ़ॉन्ट का ग्रुप है, अलाइनमेंट यानी कि देखो क्लिपबोर्ड में बहुत सारे ऑप्शन हैं और उसके बाद फ़ॉन्ट देखो तो फ़ॉन्ट में भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन ये अकेले-अकेले एक ग्रुप हैं। जैसे क्लिपबोर्ड ग्रुप है, फ़ॉन्ट ग्रुप है, अलाइनमेंट ग्रुप है। अगर आप एक्सेल में एकदम बेसिक हो तो ऐसा बोल सकते हैं, ये जो होम, इंसर्ट, पेज लेआउट ये सब चीज़ें हैं इनको हम टैब बोल सकते हैं या मेनू बार बोल सकते हैं, ठीक है? ये है हमारे मेनू बार या टैब की। ठीक है? और यहाँ पे जो है कि एक मेनू या टैब पे क्लिक करने के बाद एक रिबन ओपन होती है, उसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, वो सभी ऑप्शन अलग-अलग ग्रुप्स में बँटे होते हैं। जैसे कि अगर होम मेनू पे हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे हमारे सामने क्लिपबोर्ड ओपन होता है। क्लिपबोर्ड में कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर ये सब चीज़ें होती हैं। उसके बगल में फ़ॉन्ट ग्रुप होता है, उसमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बॉर्डर लगाना ये सब चीज़ें होती हैं। तो ऐसा हम कह सकते हैं। बाकी इसको धीरे-धीरे जैसे ही समझेंगे, हमें चीज़ें समझ में आती जाएँगी। अब चलिए देखिए और नीचे की तरफ यहाँ पे देखो अभी हमारे सामने शीट 1 दिखाई दे रहा है, यानी कि जब भी हम एक्सेल को ओपन करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो शीट है वो 1 है, यानी कि एक बाय डिफ़ॉल्ट सीट रहती है। अगर यही हम 2007 या 2010 के वर्ज़न में ओपन करेंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्सेल में सीट्स मिलती है, यानी कि जो वर्कबुक एक तो कह सकते हो आप, वो 3 मिलती हैं। लेकिन जो लेटेस्ट वर्ज़न है, उनमें केवल 1 मिलती है। अगर हमें और वर्कबुक चाहिए, तो हम यहाँ प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, तो हमें और भी यहाँ पे अब ये वर्कशीट में कन्वर्ट हो जाएँगी। यहाँ पे एक वर्कबुक में हम बहुत सारी वर्कशीट यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके हम वर्कशीट यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ बता दें कि यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 यहाँ पे रूलर दिखाई दे रहे हैं। एक यहाँ पे जहाँ पे मैं मतलब ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है और एक नीचे की तरफ। तो ये जो कॉलम यानी कि कॉलम ए, बी कर रहा है, यानी कि इसको हम बोलते हैं हॉरिज़ॉन्टल स्क्रॉल बार। ये हॉरिज़ॉन्टल स्क्रॉल बार है जैसे देखो अभी हमारा यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है लेकिन मैं हॉरिज़ॉन्टल यानी कि स्क्रॉल बार का यूज़ करके मैं राइट की तरफ जाता हूँ तो देखो ए गायब हो गया। लेकिन ए वाले कॉलम में अगर कुछ डाटा है उसको हमें देखना है तो हम हॉरिज़ॉन्टल स्क्रॉल बार का यूज़ करके उसको देख सकते हैं। ठीक उसी तरह से है हमारा वर्टिकल स्क्रॉल बार। इसको ऊपर से नीचे की तरफ अगर हमारा मतलब डाटा बहुत काफ़ी बड़ा आ गया है हमारे वर्कबुक में तो हम वहाँ से अपने जो है कि डाटा को देखने के लिए ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और वर्टिकल स्क्रॉल बार का यूज़ करते हैं। और एक चीज़ नोटिस करेंगे यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये हमारा जो है कि पेज लेआउट है यानी कि नॉर्मल में पेज का भी लेआउट है। उसके बाद हम चाहेंगे इसको तो पेज लेआउट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखिए हमारा इसमें इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। ऐड हेडर करने के लिए स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे देखो ऐड फुटर यानी कि हेडर फुटर लगाना है यहाँ पे ऐड टू क्लिक डाटा ठीक है क्लिक टू ऐड डाटा यहाँ पे क्लिक करके हम ऐसा यूज कर सकते हैं। और एक हमारे सामने जो लास्ट ऑप्शन पेज ब्रेक प्रीव्यू यानी कि इस तरह से कुछ दे दिखाई देगा यानी कि इसका इस्तेमाल हम आगे चल के सीखेंगे कि कैसे कब इनका यूज होता है। बाकी हम नॉर्मल व्यू में आ जाते हैं और यहाँ पे एक हमारे सामने जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे जूम लेवल का यानी कि अगर हमें यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि जो है कि हमारे एक्सेल में जो मैक्सिमम जूम लेवल है वो कितना होता है और मिनिमम जूम लेवल कितना होता है। तो जैसे मैं यहाँ पे ये अपना जूम लेवल जो जूम स्लाइडर है इसको प्लस की तरफ मैं लेके जा रहा हूँ तो ये देखो सेल्स जो है कि काफ़ी बड़े हो रहे हैं और जैसे स्क्रॉल करूँगा
तो जो लास्ट हमारा जो ज़ूम लेवल का जो मैक्सिमम है वो 400 है। अगर यहाँ आप देखोगे तो ये देखो 400 है। और जो हम मिनिमम करेंगे यहाँ से माइनस की तरफ लेके जाएँगे तो देखो मिनिमम 10% है, ठीक है? यहाँ पे कुछ चीज़ें भी मतलब हमें कोई भी चीज़ यहाँ पे दिखाई नहीं देगी। एक इस तरह से कुछ दिखाई दे रहा है, यानी कि जो मिनिमम ज़ूम लेवल है वो 10%, जो मैक्सिमम ज़ूम लेवल है वो 400% है और जो बाय डिफ़ॉल्ट ज़ूम लेवल होता है, वो होता है 100 यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट 100 होता है, ठीक है? और यहाँ पे देखते हैं, अभी देखो हमारा एक्सेल जो है वो रेडी मोड में है। रेडी यानी कि इस पे हम काम कर सकते हैं, ये रेडी मोड में है। लेकिन इसको समझने से पहले ये हम समझ लेते हैं जो A1 लिखा है, ये क्या है? यानी कि A1 जिसमें लिख दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं नेम बॉक्स। ये हमारे एक्सेल एक्टिव सेल को यानी कि एक्टिव सेल का जो भी हमारा लोकेशन रहता है उसको शो करता है। अभी जैसे देखो A1 लिख रहा है तो ये क्या है कॉलम है और 1 है रो यानी कि एक कॉलम और रो के जो लोकेशन है उनको वो हमें दर्शाता है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो देखो वहाँ पे F7 लिख रहा है यानी कि F कॉलम है और 7th रो है। ये हमारा लोकेशन है और जहाँ पे भी हम क्लिक करेंगे माउस का पहली बात तो ये सभी सेल्स हैं। अब सेल्स कैसे हो गए? देखो ये जो ABCD है यानी कि इनको बोलते हैं कॉलम यानी कि जो हॉरिजॉन्टल है ये होते हैं हमारे कॉलम और जो ये वर्टिकल सॉरी ये जो वर्टिकल है वो हमारे कॉलम है और ये जो हॉरिजॉन्टल ये हमारी रोज हैं। देखो ट्री पे क्लिक करेंगे ये जो सिलेक्शन बन रहा है ये हमारे रो का सिलेक्शन है और यहाँ पे सी पे क्लिक कर रहे हैं ये जो सिलेक्शन है ये हमारे कॉलम है। यानी कि ये अल्फाबेट में जो चीजें दिखाई दे रही हैं ये हमारी कॉलम है और ये जो हॉरिजॉन्टल यानी कि 1 2 3 4 ये दिखाई दे रही है ये हमारी रो है। अब हमें ये सवाल उठता है क्वेश्चन कि कितना रोज और कितना कॉलम एक वर्कबुक में होता है या एक वर्कशीट में होता है। तो हम यहाँ सिंपल सा इस सेलेक्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे और माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके रखेंगे तो देखो हमारे सामने आ रहा है 10,48,576 आर यानी कि 10,48,576 रोज हैं और 16,384 सी से कॉलम यानी कि 16,384 कॉलम है। और जहाँ पे रोज़ यानी कि रो और यहाँ पे देखियो यहाँ पे रो और कॉलम जहाँ पे दोनों एक दूसरे को यानी कि इनकी इन दोनों की लाइनें जहाँ पे एक दूसरे को यानी कि काटती हुई गुजरती हैं वहाँ पे ये जो एक बॉक्स क्रिएट होता है वही सेल कहलाता है यानी कि सेल ये होता है सेल यहाँ पे हमारे एक वर्कबुक में बहुत सारे सेल होते हैं अभी हमें जानना है एग्जैक्ट कितने होते हैं तो हम सिंपल सा इक्वल का निशान लगाएंगे और कितना रो था 10,48,576 मल्टीप्लाई 16,384 और करेंगे इंटर तो टोटल जो हमारे पास रो सेल्स हैं वो इतने हैं। अब आप काउंट कर सकते हो यानी कि बिलियंस में है। और उसके बगल में ये देखो अभी तो हमारा जो है कि यहाँ पे नेम बॉक्स में जैसा हमने देखा कि जो सेल का एड्रेस होता है वो दिखाता है यानी कि C3 यानी कि C3 है। इसके बगल में ये देखो कुछ हमें यहाँ पे दिखा रहा है इज इक्वल 10,48,576 यानी कि 10,48,576 मल्टीप्लाई बाई 16,384। लेकिन तो हमें यहाँ पे अगर हम नोटिस करें तो यहाँ पे केवल हमें 17 17 98 69 184 ये चीजें ऐसे दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा क्यों दिखा रहा है? इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये होता है फार्मूला बार और यहाँ पे जब भी हम कोई फार्मूला टाइप करते हैं तो वो फार्मूला हमें यहाँ पे शो होता है। अगर फार्मूला बड़ा है तो हम यहाँ ये ऑप्शन मैं ज़ूम आउट करूँ तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके हम ये फार्मूला बार को बड़ा भी कर सकते हैं और अपने हिसाब से छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हो गया हमारा यानी कि ये सभी जो है छोटे-छोटे बॉक्स दिखाई दे रहे हैं जिन पे हम क्लिक करते हैं तो एक देखो चारों तरफ से एक लाइन का सिलेक्शन बन जाता है, ये होता है हमारा सेल्स, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी और बाकी मैं यहाँ से इसको कर दे रहा हूँ डिलीट। अब देखो जैसा मैंने यहाँ पे बात की थी कि यहाँ पे रेडी लिखा है ना? इन रेडी मोड और जैसे मैं यहाँ पे सेल में मैं टाइप करता हूँ कुछ जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ नेम जैसे देखो मैं नेम लिख रहा हूँ अब नीचे देखो ये मोड चेंज हो जाएगा ये लिख रहा है इंटर मोड यानी कि ये डाटा इंटर मोड में है। अगर हम अभी कुछ भी लिखना चाहें मैं लिख रहा हूँ नेम ऑफ एम्प्लॉय एम्प्लॉय ऐसा मैं इतना ही शॉर्ट में EMP तक रहने देता हूँ और देखो अभी भी ये इंटर ही मोड में है क्योंकि हमने ये डाटा अभी हमारा ये डाटा सेव नहीं हुआ है। अगर हम इस डाटा को सेव करना चाहते हो तो हम इंटर बटन जैसे ही प्रेस करेंगे ये डाटा हमारा सेव हो जाएगा
और वापस से हमारा जो मोड है वो रेडी मोड में हो जाएगा। यानी कि हम फिर से डाटा को एंटर कर सकते हैं। और जैसे ही यहाँ पे मैं कोई भी डाटा एंटर करूँगा, जैसे मैं एक्स वाई जेड ऐसे लिख दे रहा हूँ, एक्स वाई जेड, ये देखो हमारा इंटर मोड में हो गया। लेकिन ये डाटा हमारा सेव नहीं है। अगर हम ये डाटा को सेव नहीं करना चाहते हैं, तो हम अपने कीबोर्ड से एस्केप की अभी प्रेस करेंगे, ये डाटा हमारा रिमूव हो जाएगा। दूसरा ये तरीका लोग यूज़ करते हैं ना, कि बैक स्पेस की ऐसे-ऐसे प्रेस करते रहेंगे। मान लिया आपके पास 1-2 आपने वर्ड केवल यूज़ किया है, 1-2 लेटर आपने यूज़ किया है यहाँ पे, तो आप बैक स्पेस यूज़ कर सकते हो। जैसे मान लो मैं ऐसे रैंडम कुछ भी टाइप कर दिया, तो अब एक-एक करके हम तो यानी कि इसको बैक स्पेस की नहीं ना प्रेस करते बैठेंगे। तो इस केस में मुझे डाटा नहीं सेव करना है, तो हम बस एस्केप की अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, वो डाटा वहाँ से रिमूव हो जाएगा। चलिए, तो जैसे हमने लिखा नेम ऑफ एम्प्लॉयी, अब देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये हो गई कि ये जो कॉलम ए में लिखा, लेकिन ये कॉलम बी में भी जा रहा है। तो मुझे अब क्या है कि बी कॉलम में लिखना है, तो क्या मैं यहाँ पे जो है कि बी कॉलम अब छोड़ दूँ? यानी कि सी कॉलम में लिखूँ, क्योंकि हमारा नेम ऑफ एम्प्लॉयी ये कॉलम में आ गया तो? तो ऐसा हमें नहीं करना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, जैसा कि मैंने कहा था आपको कि यहाँ पे नेम ऑफ एम्प्लॉयी, यानी कि हमें वापस से यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और यहीं पे ही मैं अपना कोई भी डाटा टाइप कर सकता हूँ। जैसे मान लो कि मैं अभी नेम ऑफ एम्प्लॉयी लिखा, अब मैं यहाँ पे उनका एड्रेस लिखना चाहता हूँ, तो मैं एड्रेस लिख दे रहा हूँ, ADDRESS, एड्रेस। फिर वापस से मैं टैब की प्रेस कर सकता हूँ। टैब की प्रेस हम करते हैं लेफ्ट की तरफ मूव करने के लिए। पहले यहाँ पे हम जैसे आगे बढ़ना है, यानी कि सेल में जब काम करेंगे ना, तो हमें माउस का यूज़ कम करना है। तो अब यहाँ पे जानते हैं कि अगर मुझे देखो अपने सेल में लेफ्ट की तरफ अगर आगे जाना होगा, तो मैं सिंपल सा है टैब की प्रेस कर सकता हूँ अपने कीबोर्ड से, या जो हमारा जो एरो की होता है उसमें से राइट एरो प्रेस कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे लेफ्ट की तरफ आना है, तो हम एक तो है कि मैं राइट लेफ्ट एरो अपने कीबोर्ड से प्रेस करूँगा तो आ जाऊँगा, और दूसरा है कि मैं शिफ्ट के साथ टैब की प्रेस करूँगा तो हम इधर यानी कि लेफ्ट की तरफ आ जाएँगे। और मुझे अगर नीचे की तरफ जाना है अपने सेल में, तो एक तो है कि हम इंटर इंटर की प्रेस करेंगे, तो हम नीचे आ जाएँगे। और अगर हमें ऊपर की तरफ जाना है, तो एक तो है कि हम यानी कि अपना एरो की का अप की प्रेस करेंगे, ऊपर चले जाएँगे। और हमें अगर टैब से जाना है, तो हम शिफ्ट के साथ टैब की प्रेस करेंगे, तो लेफ्ट की तरफ जाते हैं। लेकिन अगर हम जो है कि तो एक तो है कि हम अपना यानी कि शिफ्ट की के साथ अगर हम टैब प्रेस करते हैं तो लेफ्ट में जाते हैं, लेकिन अगर हमें टैब से ऊपर जाना रहेगा तो हम यानी कि शिफ्ट की प्लस इंटर की प्रेस करेंगे तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे, यानी कि मूव करने के लिए इस तरह से हम मूव कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखते हैं, जैसे देखो हमने यहाँ पे ए कॉलम में लिखा था, यहाँ पे हमारा ए कॉलम में पूरा चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन ये फ़ॉर्मूला बार में हमें दिखाई दे रहा है ना नेम ऑफ ईएमपी, यानी कि ऐसा शॉर्ट में लिखा है। लेकिन हमें ए कॉलम में पूरा नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम इसको कैसे देख सकते हैं? तो इसको हम बहुत सारे तरीकों से देख सकते हैं। फ़िलहाल में जो मैं अभी यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, बहुत सारे तरीके हैं, आप उनका यूज़ कर सकते हो। एक तो है कि देखो जो हर सेल होती है ना, हर सेल यानी कि सॉरी हर सेल कह रहा हूँ, हर कॉलम और हर रो का अपना-अपना विड्थ होता है, यानी कि कुछ उसकी साइज़ होती है। तो एक तो तरीका हम इस पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएँगे कॉलम विड्थ में, और इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो ऑप्शन दे रहा है 8.11 और मैं इसकी विड्थ तो यहाँ से कर दे रहा हूँ 15 और मैं कर देता हूँ यहाँ से ओके। तो देखो जो है कि यहाँ पे इसकी जो साइज़ है वो ऑटोमेटिक बड़ा हो गई है, यानी कि ये दिखने लगा है। वापस से मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे दूसरे तरीके से करना है। तो एक है कि मैं ए और बी ये दोनों कॉलम के बीच में जब अपना कर्सर लेके जाऊँगा तो देखो कुछ इस तरह से, यानी कि दोनों तरफ एरो का निशान दिखाई देगा, और इसको अपनी तरफ यानी कि जिधर भी हमें आगे बड़ा करना रहेगा उधर की तरफ मैं खींच के यानी कि मुझे राइट की तरफ लेके जाना है ताकि वो दिखाई दे, तो मैं राइट की तरफ ले जाके छोड़ दूँगा। तो ये देखो वापस से ये जो हमारे यानी कि जो भी हमारा कैरेक्टर था, वर्ड था वो दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर ऐसा भी नहीं मुझे करना है, तो सिंपल सा वही काम है, इन दोनों यानी कि कॉलम के बीच में अपने माउस का कर्सर लेके जाना है और यहाँ पे डबल क्लिक करना है, तो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। और एक तरीका होता है, वो भी आप देख लो। जैसे मान लो कि हमारे पास बहुत बड़ा डाटा है, मैं इवन यहाँ पे ऐसे कुछ रैंडम ऐसे टाइप कर दे रहा हूँ, देखो ये बाहर जा रहा है, मैं टैब की प्रेस करता हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, ये सभी बाहर जा रहा है और इसमें मान लो ये छोटा डाटा है।
तो ये देखो इसमें तो काफ़ी जगह बच रही है और इसमें बहुत सारी जगह हो गई। लेकिन मुझे अब बार-बार तो इन दोनों के बीच में ले जाके डबल क्लिक करना, फिर ऐसे बहुत बड़ा डाटा रहेगा तो बहुत टाइम जाएगी। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम पूरा ही सेलेक्ट कर लेंगे और हम अपने ही होम टैब में आएँगे। यहाँ पे देखो जो ऑप्शन है यहाँ पे सेल्स का, और यहाँ पे हमें एक फॉर्मेट का ऑप्शन दिखाई देगा। फॉर्मेट पे मैं यहाँ पे ज़ूम आउट करता हूँ। फॉर्मेट पे मैं क्लिक करूँगा और देखो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा ऑटो फिट कॉलम विड्थ का। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे ना, देखो ये ऑटोमैटिक जो है कि अपने हिसाब से कॉलम एक साइज़ में यानी कि कन्वर्ट हो जाएँगे। ठीक है? बाकी मैं इनको कंट्रोल ज़ेड कर दे रहा हूँ। अगर आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई है तो आगे अब देखते हैं। जैसे ना कि देखो अभी मैंने लिखा है नेम ऑफ एम्प्लॉयी और मैं जैसे यहाँ पे लिखता हूँ नाम सचिन, मैंने यहाँ पे लिख दिया सचिन और मैं एंटर करता हूँ। तो देखो ये यहाँ पे अभी जो हमारे टेक्स्ट है, वो टेक्स्ट को आप यहाँ पे नोटिस करना, और मैं यहाँ पे सचिन होने के बाद मान लो कि मैं इसे रैंडम उसको नंबर देना चाहता हूँ 4, 5, 6। अब जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा, देखो यहाँ पे कुछ आपको देखने को मिलेगा अगर आप नोटिस करोगे तो। ये देखो, जब भी हमने टेक्स्ट इंटर किया तो वो टेक्स्ट जो था हमारा लेफ्ट की टाइप यानी कि जो हमारे सेल में लेफ्ट की तरफ जो है कि सेंटर हो रहा है। देखो जैसे मैं सचिन यहाँ पे लिखा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ, मैं मोहन ही लिख देता हूँ। तो मैं जैसे मोहन लिखूँगा तो देखो और एंटर कर रहा हूँ, तो हमारा टेक्स्ट है ये लेफ्ट की तरफ है। अगर हम इस सेल को बड़ा भी कर दें तो भी देखो लेफ्ट की तरफ ही रहने वाला है। लेकिन मोहन के सामने जैसे मैं 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे लिख के जैसे ही एंटर करूँगा तो देखो हमारा ये जो अभी हमने लिखा है, ये राइट की तरफ हमारा स्टोर हो रहा है। तो इससे ये पता चलता है एक्सेल जो है वो टेक्स्ट की वैल्यू को सेल में लेफ्ट की तरफ स्टोर करता है, और जो हमारा नंबर्स होते हैं उनको राइट की तरफ यानी कि सेल में राइट की तरफ स्टोर करता है। तो ये चीज़ें यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। अब एक चीज़ और यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि मूव करना है ना, चलो आगे की वीडियो में अभी देख यानी कि आगे अभी देखेंगे। मैं फ़िलहाल के लिए इनको कर देता हूँ कंट्रोल ए यानी कि सेलेक्ट करता हूँ और मैं कर देता हूँ डिलीट चीज़ों को, और मैं एक काम करता हूँ अभी और थोड़ी-सी चीज़ें जो बेसिक रह गई हैं आपको बताना। जैसे देखो, मैं किसी भी सेल पे क्लिक करूँगा ना तो हमारे सामने 3 तरह के फ़िलहाल माउस का जो अलग-अलग सेलेक्शन करने का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे देखो माउस यहाँ पे अगर मैंने क्लिक किया, ये हमारा एक्टिव सेल है। और यहाँ पे देखो अभी जो हमारा माउस का कर्सर है वो कुछ इस तरह के प्लस में कन्वर्ट है। अगर इस तरह का प्लस बन रहा है तो हम चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि देखो सेल को नीचे की तरफ सेलेक्ट करना है तो नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, लेफ्ट की तरफ करना है तो यही लेफ्ट की तरफ ड्रैग कर देंगे, और मुझे राइट की तरफ करना है तो मैं राइट की तरफ कर दूँगा, ठीक है? तो ये जो प्लस है ये सिलेक्शन के लिए यूज़ होता है। जहाँ पे भी क्लिक करेंगे अगर मुझे सेलेक्ट करना है तो इस वाले प्लस का जब आप आइकन दिखाई देगा तो हम नीचे की तरफ लेफ्ट, राइट जिधर भी हमें सिलेक्शन करना रहेगा हम सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है हमारे सामने ऑप्शन, जैसे हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोने में यानी कि ये जो सेल के एकदम कोने में लेके जाएँगे तो एक यहाँ पे जो प्लस का ना ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये होता है फिल हैंडल ऑप्शन। इसको पकड़ के हम जैसे ही नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो हम एक तरह की चीज़ों को फिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 और एंटर कर देता हूँ, यानी कि इसी पे रहने देता हूँ। और मैं यहाँ पे लेके आऊँगा, तो अब देखो इसको लेफ्ट बटन यानी कि माउस का पकड़ के नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा तो ये सेम एक-एक यहाँ पे फ़िल कर देगा। जैसे मैं यहाँ पे नंबर्स को भी फ़िल कर सकता हूँ, मैं कोई नाम यहाँ के अगर लिख देता हूँ, तो मैं ये नाम को भी अगर यहाँ पे फ़िल हैंडल्स के थ्रू पकड़ के लेके आऊँगा तो नाम भी उसी तरह से फ़िल हो जाएगा। और आपको पता है कि नाम लेफ्ट में स्टोर होते हैं और जो नंबर्स होते हैं डाटा, वो राइट की तरफ स्टोर होते हैं सेल में। तो चलिए, अब क्या करते हैं कि ये हमारे 2 ऑप्शन और एक ऑप्शन है ये देखो ये वाला, जो एक प्लस हमारे सामने जो दिखाई देता है। इस प्लस के थ्रू हम अपने सेल में डाटा को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं। जैसे मुझे सचिन यहाँ से रिमूव करना है, तो हम यहाँ ये वाला जब यानी कि इस सेल पे लेके आएँगे, जो हमारा जो बॉर्डर लगा है यानी कि ये जो थिकर रो दिखाई दे रहा है यानी कि थिकर यानी कि एक बॉर्डर जो दिखाई दे रहा है, इस पे लेके आएँगे माउस, तो यहाँ पे देखो इस तरह का कुछ ऑप्शन दिखाई देगा जो हमारा सिंबल में यानी कि माउस का सिंबल इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। और इसको पकड़ के जहाँ भी हम लेके जाएँगे वो वहाँ से मूव हो जाएगा। जैसे एक को अभी उठा के मुझे यहाँ पे रखना है, बस हम ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ पे ड्रैग कर देंगे। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। बाकी मैं इनको कर देता हूँ डिलीट, और बाकी चीज़ों को चलिए हम वापस से देखते हैं। अब हर चीज़ को देखने के लिए मैं अभी यहाँ पे बड़ा डाटा नहीं लेता हूँ, हम छोटा डाटा से ही समझने वाले हैं सभी चीज़ों को। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक नाम लिख देता हूँ सचिन,
और इधर मैं लिख देता हूँ मोहन। मैं एक काम करता हूँ, फटाफट एक छोटा-सा डाटा बना लेता हूँ जिस पे हम सभी चीज़ें, यानी कि होम टैब आज पूरा एकदम बेटर से समझने वाले हैं पहले तो। तो होम टैब की सभी चीज़ों को समझेंगे। तो हमने यहाँ पे अपना डाटा फ़ीड कर लिया है, हमारे सामने कुछ इस तरह का एक डाटा बना लिया है। अब हम इसी के थ्रू सारी फ़ॉर्मेटिंग करके अपना देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें इतनी चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, बाकी सारी चीज़ें हमने, यानी कि अभी यहाँ पे फुल स्क्रीन नहीं किया है। तो देखो, सबसे पहला यानी कि होम मेनू में अभी हम चीज़ें समझने वाले हैं। फाइल मेनू का भी अगर आप देखना चाहते हो तो इस पे क्लिक करना है फाइल मेनू पे, और यहाँ पे देखो होम जो कि हमने पहले देख लिया था, यानी कि ये चीज़ें बाद में समझेंगे। पहले-पहले यहाँ पे बेसिक समझ लें ताकि उसको समझ के भी कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। तो देखो, सबसे पहले हम इनको करते हैं, यानी कि सबसे पहला जो ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्लिपबोर्ड में दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पे भी अभी हम बाद में जाएँगे, पहले थोड़ा इस पे हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। जैसे मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ, मुझे अगर बॉर्डर लगाना है, तो यहाँ पे बॉर्डर वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके मैं कर दूँगा ऑल बॉर्डर, तो यहाँ पे बॉर्डर लग जाएगा। और इन चीज़ों को मैं चाहता हूँ कि सेंटर में रखूँ, तो ये अलाइनमेंट वाला ग्रुप है, यहाँ पे देखो ये सेंटर है, मैं इस पे क्लिक करूँगा, ये मिडिल में रखना है मुझे, यानी कि मिडिल अलाइन, तो मैं इस पे क्लिक कर दूँगा। अभी ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन जैसे मैं इनको पकड़ के थोड़ा-सा मैं एक काम करता हूँ, वापस से इनको सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं थोड़ा-सा इतना कर देता हूँ, तो अब देखो ये चीज़ें यहाँ पे हैं और मैं ये मिडिल वाला पोर्शन हटा के मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। तो देखो नीचे की तरफ ये है, यानी कि मैनेजर, डेज़िग्नेशन जो कुछ भी है। लेकिन मैं सेंटर में इसको रखना चाहता हूँ ना, तो अब इस पे क्लिक करूँगा, देखो ये मिडिल का ऑप्शन आपको समझ में आ जाएगा। और मैं एक काम करता हूँ, इसको भी थोड़ा-सा और बड़ा कर देता हूँ, मैं इतना बड़ा कर दिया, ठीक है? अब ये ऊपर वाला ऑप्शन यानी कि जो जो हमारा हेडिंग है इसको सेलेक्ट करता हूँ, मुझे बॉर्डर लगाना है तो मैं देखो, अरे सॉरी, बोल्ड करना है, मैं बी पे क्लिक करूंगा तो ये देखो इसके और इसके टेक्स्ट में थोड़ा सा नज़र चेंज आएगा, यानी कि ये बोल्ड हो गया है। इसकी मुझे जो है कि स्टाइल, यानी कि जो ये लैंग्वेज की स्टाइल है वो चेंज करना है। तो हम सिंपल सा यहाँ पे कैलिबरी जो यहाँ पे लिखा है इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मैं कर दूंगा एरियल ब्लैक, और यहाँ से इसका जो है कि स्टाइल यानी कि डार्क हो जाएगा, एरियल ब्लैक में चेंज हो जाएगा। इनकी भी मुझे करना है चेंज, जैसे यहाँ पे देखो सचिन नाम यहाँ पे गलत हो गया था, तो मैं यहाँ पे आई लिखना है हमें, तो हम सिंपल से यहाँ पे आई लगा दूँ, ठीक है? ये बराबर हो गया। मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ, मुझे सेम अगर इनको बोल्ड करना है तो मैं बोल्ड करूँगा। अब देखो यहाँ से मैं इनकी स्टाइल को अलग रखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे देखो जो भी स्टाइल पे यहाँ पे क्लिक करूँगा, देखो इधर साइड में वो चेंजेस दिखाई देंगे। ठीक है, एरियल ब्लैक उसी के समान हो जाएगा, मुझे एरियल ब्लैक नहीं रखना, मुझे एरियल रखना है, तो देखो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब इसके बाद इनकी साइज़, जो ये साइज़ है, इन सबकी अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो सबको सेलेक्ट करेंगे, या हमें केवल हेडिंग की बढ़ाना है तो हेडिंग सेलेक्ट करेंगे। और देखो यहाँ पे हम यानी कि अंक के रूप में बढ़ा सकते हैं। एक तो है कि यहाँ पे 11 लिखा है तो हम यहाँ डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं 20-25 जितना बढ़ाना होगा। दूसरा है ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे और जितना भी हमें साइज़ छोटा बड़ा चाहिए उस हिसाब से यहाँ से हम छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ठीक है? उसके बाद है यहाँ पे देखो, एक ऑप्शन है इंक्रीज़ फ़ॉन्ट का, यानी कि यहाँ से हम इन इस फ़ॉन्ट की साइज़ को यहाँ से भी क्लिक करके बड़ा कर सकते हैं, और छोटा करना है तो इधर डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ है ना? यहाँ पे क्लिक करके हम इसको छोटा कर सकते हैं। अगर मुझे इनके पीछे अगर कोई मतलब कलर फ़िल करना है, तो मैं यहाँ पे देखो ये वाला जो बाल्टी दिखाई दे रहा है, फ़िल कलर लिखा है, इस पे क्लिक करूँगा और बहुत सारे यहाँ पे हमें कलर दिखाई देंगे, जो भी कलर हम यहाँ पे रखना चाहते हैं वहाँ एक कलर हम ले सकते हैं। मान लो मैं ये रखता हूँ, तो यहाँ पे ये कलर यहाँ पे मैं फ़िल कर दिया हूँ। लेकिन देखो हमारा जो टेक्स्ट है, यानी कि नेम ऑफ एम्प्लॉयी, डेज़िग्नेशन या सैलरी, उसका कलर जो है कि ब्लैक में है, लेकिन मुझे भी उसका भी कलर चेंज करना है, तो मैं इनको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे ये वाला ऑप्शन है फ़ॉन्ट कलर, इस पे क्लिक करूँगा और ड्रॉप डाउन एरो पे जो भी कलर में हमें चेंज करना है, व्हाइट रखना है व्हाइट, बाकी देखो जो भी कलर यहाँ से अच्छा लगता है, उस कलर में हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है? यानी कि मैं यहाँ पे फ़िलहाल के लिए ब्लैक ही रहने देता हूँ, ठीक है? यानी कि अगर हमें फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना हो, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। जो भी हम फ़ॉन्ट का स्टाइल रखेंगे, मैं रेड रखता हूँ यहाँ पे, तो ये देखो रेड हो जाएगा। मैं ब्लू रखूँगा तो ब्लू हो जाएगा। जैसा भी आप रखेंगे उस तरह से देखो मैंने यहाँ पे इसका स्टाइल चेंज कर दिया है। और उसके बाद बोल्ड समझ में, अंडरलाइन क्या होता है, इटैलिक क्या होता है, जैसे देखो ये जो हमारे वर्ड हैं वो सभी सीधा दिखाई दे रहे हैं, मुझे थोड़ा-सा इन पे तिरछापन लाना है, मैं इस पे क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ से थोड़ा-सा तिरछापन आ जाएगा। अंडरलाइन यानी कि इस पे मैं क्लिक करूँगा, देखो एक उनके नीचे एक अंडरलाइन लग गई है, ठीक है? देखो सभी वर्ड के नीचे जिस पे हमने सेलेक्ट किया था, उन पे अंडरलाइन लग गई, मुझे डबल अंडरलाइन लगाना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे डबल अंडरलाइन पे क्लिक कर दूँगा तो उनके नीचे देखो डबल अंडरलाइन लग गई है, ठीक है?
आपको यहाँ से चीज़ें यहाँ तक समझ में आई होंगी। अब यहाँ पे आ जाते हैं कट, कॉपी और पेस्ट में। अब जैसे देखो, सबसे पहले हम यहाँ से लेते हैं ये जो हमारे पास फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन है। मैं चाहता हूँ ना कि इस तरह की फॉर्मेटिंग सभी हमारे वर्ड पे हो जाए, या जिस-जिस भी वर्ड पे आप करना चाहते हैं, वहाँ पे हम कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे यानी कि इस वर्ड की तरह चाहता हूँ, तो मैं सिंपल सा इस फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ से जिस भी, मान लो मुझे सुपरवाइज़र यानी कि रोहन वाला पूरा इस पे ऐसा करना है, मैं इस पे क्लिक करके छोड़ दूँगा। तो देखो सेम फॉर्मेटिंग यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। मुझे अगर इस तरह से फॉर्मेटिंग और कहीं पे करना है, तो सिंपल सा यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, और जहाँ तक चाहिए यहाँ तक सेलेक्ट कर देंगे, वो ऑटोमेटिक उस फॉर्मेटिंग में चेंज हो जाएगा। यहाँ तक ये चीज़ें हमें समझ में आ गई होंगी। अब हमारे सामने एक उसके ऊपर ऑप्शन है कॉपी का। कॉपी करने के लिए हम सिंपल सा, जैसे मान लो कि मुझे सैलरी वाला सिलेक्शन कॉपी करना है, तो मैं यहाँ तक सेलेक्ट करूँगा। ये आपको प्लस मैंने बताया था सिलेक्शन के लिए होता है। और उसके बाद यहाँ कॉपी, यानी कि हम अभी शॉर्टकट का यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम कॉपी पे क्लिक करेंगे और मुझे मान लो यहीं वाले इधर ही पेस्ट करना है। तो यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ऐसे पेस्ट पे, यानी कि जो पेस्ट वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे, तो देखो यहाँ पे ये पेस्ट हो जाएगा, ठीक है? एक तरीका और है पेस्ट करने का। देखो अभी हमने पेस्ट कर दिया, लेकिन जो इसके सिलेक्शन है, यहाँ पे जो देखो सिलेक्शन, यानी कि चारों तरफ जो एक सिलेक्शन की तरह, यानी कि एक कह सकते हैं कि बन के इधर घूम रहा है, वो अभी हटा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं यहाँ पे पेस्ट करूँ चीज़ें, तो ये सिलेक्शन हट जाना चाहिए। तो सिंपल है कि मैं इसको वापस से करता हूँ कॉपी, यानी कि अभी ये सेलेक्ट हो गया, कॉपी हो गया, और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और कीबोर्ड से इंटर बटन प्रेस करूँगा, तो देखो यहाँ पे ये पेस्ट भी हो गया, और जो है कि यहाँ पे सिलेक्शन भी यहाँ से हट गया है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है? और उसके बाद एक कट का ऑप्शन है, कट पे जैसे क्लिक करके हम किसी भी चीज़ को कट कर सकते हैं। सबसे पहले उसके लिए मैं यहाँ से यहाँ तक चीज़ें सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, और यहाँ पे मैं करता हूँ कट। जैसे कट करूँगा वो वहाँ से चीज़ें हो जाएँगी रिमूव, ठीक है? यहाँ पे सॉरी, सबसे पहले मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ। अब वापस से मैं यहाँ पे चीज़ों को कर लेता हूँ सेलेक्ट, अब यहाँ पे करता हूँ कट, और उसके बाद यहाँ से चीज़ें मैं यहाँ पे मतलब कट करने के बाद यहाँ से तो अभी ये सेलेक्ट है, अभी कट तो कर दिया हूँ, लेकिन मुझे अब पेस्ट कहीं पे करेंगे। मैं जान लो यहाँ पे पेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर हमने अगली बार कॉपी किया था, तो देखो यहाँ से चीज़ें सेलेक्ट किया था, तो ये यहाँ पे भी दिखाई दे रही थी और यहाँ पे भी दिखाई दे रही थी, यानी कि पेस्ट होने के बाद। तो अभी मैं कट कर रहा हूँ, तो ये चीज़ें यहाँ से कट हो जाएँगी, और जहाँ पे भी मैं पेस्ट करूँगा वहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। सिंपल सा मैं एंटर बटन यहाँ पे भी प्रेस कर सकता हूँ, तो देखो यहाँ से ये कट होके यहाँ पे आ गया है, ठीक है? तो कट का भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखो ये जो हमारा अलाइनमेंट ग्रुप में है, यानी कि यहाँ पे देखो सबसे पहले जो है टॉप अलाइन, यानी कि यहाँ पे जो ये लिखा हुआ वर्ड है, हम इसको टॉप पे यानी कि ऊपर रखना चाहते हैं, इस पे क्लिक करेंगे, देखो वर्ड ऊपर हो जाएगा। उसके बाद है ये हमारा बॉटम अलाइन, यानी कि जो कि ये पहले से है, और जैसे मान लो कि ये वर्ड मैं टॉप पे करता हूँ, अभी मैं इसको बॉटम पे करना चाहता हूँ, तो मैं इधर क्लिक करूँगा, तो ये देखो वर्ड बॉटम पे आ जाएगा, ठीक ना? लेफ्ट में ये बॉटम पे आ जाएगा। सेंटर पे क्लिक करेंगे और बॉटम पे क्लिक करेंगे, तो ये सेंटर से होकर बॉटम पे आ जाएगा। सेम है ये अलाइन, यानी कि ये चीज़ों को सेलेक्ट कर लो। जैसे मैंने इतने ही दूर को सेलेक्ट किया है, मुझे लेफ्ट में करना है, तो मैं यहाँ से लेफ्ट की तरफ कर सकता हूँ। मुझे सेंटर में करना है, तो मैं सेंटर में कर सकता हूँ। यानी कि ये तो सेंटर है ही, यानी कि टॉप, यानी कि मिडिल वाला है। जैसे अगर इनको देखना है ना, तो सबसे पहले मैं इनको इनको सेलेक्ट करता हूँ और इन थोड़ा-सा रो का साइज़ बड़ा कर देता हूँ। अब इसके बाद देखो, मैं वापस से यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे हमारा यानी कि मिडिल में है, और मैं यहाँ पे सेंटर में करता हूँ। तो देखो ये दिखाई देगा, यानी कि यहाँ पे चेंजेस हमें दिखाई देंगे। उसके बाद है हमारा यही टेक्स्ट को राइट में करना है, अलाइन राइट, तो देखो ये टेक्स्ट हमारे सभी राइट की तरफ एडजस्ट हो जाएँगे, और ये जो दिया है टॉप, यानी कि बॉटम अलाइन, तो ये बॉटम यानी कि नीचे की तरफ लग जाएँगे, और ये लाइन रहेंगे राइट की तरफ ही। तो यहाँ से ये चीज़ें समझ में आई होंगी। बाकी मैं इनको पहले ये लेफ्ट अलाइन में कर देता हूँ, ताकि हमें अगला ऑप्शन समझ में आए। अगला ऑप्शन देखो ये हमारा है इंडेंट का, डिक्रीज़ इंडेंट और इंक्रीज़ इंडेंट। अभी देखो जो हमारा ये टेक्स्ट है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये देखो हमारा रो के, यानी कि जो रो है उसमें एकदम सटा हुआ है, लेकिन मैं थोड़ा-सा इधर एडजस्ट करना चाहता हूँ। तो ये जो इंडेंट है इस पे क्लिक करूँगा इधर वाले पे, और देखो यहाँ से टेक्स्ट को थोड़ा-सा अपने हिसाब से हम एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मुझे वापस से लेफ्ट की तरफ करना है, तो मैं इधर लेफ्ट वाले की तरफ क्लिक करूँगा, और उधर वापस से वहाँ पे सटा सकता हूँ। मुझे थोड़ा-सा और स्पेस चाहिए, तो मैं इधर क्लिक करके स्पेस एडजस्ट कर सकता हूँ, यानी कि ये इंडेंट का काम है। अब यहाँ पे देखो एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है हमारे को ओरिएंटेशन का, ठीक है? जैसे देखो मैंने ये वर्ड सेलेक्ट किया,
और मैं इनका ओरिएंटेशन अलग-अलग चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं ये ओरिएंटेशन वाले पे क्लिक करूँगा। ये देखो वर्टिकल इस तरह से मैं रखना चाहता हूँ तो मैं इस पे क्लिक करूँगा। तो देखो वर्टिकल में हो गए हैं। मैं थोड़ा-सा इनकी साइज़ को जैसे बड़ा करूँगा, मैं सेलेक्ट करके बड़ा करता हूँ या मैं इनको ना यहाँ पे अप्लाई नहीं करता हूँ। मैं यहाँ पे एक अंडू कर दे रहा हूँ चीज़ों को। मैं ये केवल बॉर्डर पे अप्लाई करना चाहता हूँ और मैं इसकी साइज़ को कर देता हूँ बड़ा, इतना बड़ा। अब इसके बाद मैं ओरिएंटेशन पे क्लिक करता हूँ। अब ये देखो एंगल क्लॉकवाइज़ इस पे क्लिक करूँगा तो देखो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये सभी देखो अलग-अलग है। वर्टिकल में मुझे चाहिए तो देखो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। वापस से मुझे मान लो कि ये रोटेट अप टेक्स्ट चाहिए तो कुछ देखो इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है? तो अगर हमें जिस तरह से भी रखना है यानी कि इस तरह से यानी कि नीचे की तरफ अभी ये हो जाएगा इसका जो ऑप्शन लिखा हुआ था और कुछ इस तरह से अपने हिसाब से हमें एडजस्ट करना है तो हम यहाँ से अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है? बाकी इसकी एडवांस सेटिंग में हम बाद में जाएँगे, पहले हम बेसिक चीज़ें यहाँ पे समझ रहे हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें हमारी यहाँ तक क्लियर हो गई हैं। अब आता है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट टेक्स्ट क्या काम करता है वो भी अभी हम यहाँ पे सीख रहे हैं। जैसे देखो हमने अभी पहले लिखा है नेम ऑफ एम्प्लॉय तो वो थोड़ा-सा कॉलम के बाहर जा रहा था। इसी तरह से हमारे पास जैसे मैं एक काम करता हूँ अभी फ़िलहाल में प्रेज़ेंट टाइम में टाइप करके आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं कोई भी एक वर्ड लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ सचिन, यहाँ पे लिखता हूँ मोहन, ऐसा मैं मान लो एक में लिख रहा हूँ। और जैसे देखो ये सचिन और मोहन एक मतलब सेल से दूसरे सेल में जा रहे हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये एक ही सेल में एडजस्ट हो जाए, मुझे ये सेल को भी ना बड़ा करना पड़े। तो मैं इस पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखो रैप टेक्स्ट इस पे क्लिक करूँगा तो देखो सचिन, मोहन यानी कि एक ही सेल में ऊपर-नीचे एडजस्ट हो जाएँगे। और इनको एडजस्ट करने का एक और तरीका है, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे कर देता हूँ कंट्रोल के साथ ज़ेड तो देखो ये सेम है। मुझे यहाँ पे सचिन के यहाँ डबल क्लिक करना है और मैं जो है कि अल्ट बटन और इंटर बटन अपने कीबोर्ड से प्रेस करूँगा, तो देखो सचिन और मोहन वो ऑटोमेटिक एक उसमें एडजस्ट हो जाएँगे एक सेल में, ठीक है? चलिए अगला है मर्ज एंड सेंटर। मैं अभी इसको विंडो को कर देता हूँ बड़ा ताकि आपको हर चीज़ें समझ में आए। मर्ज और सेंटर क्या काम करता है? मैं सबसे पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे जैसे देखो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ यहाँ तक सेलेक्ट और मैं चाहता हूँ कि इतना दूर जो है कि मर्ज हो जाए यानी कि यहाँ पे सेल नहीं दिखाई देना चाहिए। तो मैं यहाँ पे मर्ज पे क्लिक करूँगा, ये मर्ज हो जाएगा। लेकिन सेंटर का भी हमें पता नहीं चला, तो मैं इसके लिए कंट्रोल जेड करता हूँ और मान लो कि मैं यहाँ पे इतने ही दूर सेल में मैं एक नाम लिख देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपल सा एक्सेल ही लिख देते हैं, ठीक है? एक्सेल ऑफ बेसिक एक्सेल ऑफ बेसिक ऐसा मैं लिख रहा हूँ। बाकी ये ग्रामेटिकल वे में करेक्ट नहीं है। देखो, मैं इनको पूरा सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ से करूँगा मर्ज एंड सेंटर। देखो, जैसे मर्ज एंड सेंटर करेंगे देखो एक्सेल आप बेसिक जो ये था, ये हमारा एक यानी कि जो सभी सेल को मर्ज करके एक सेल में कन्वर्ट हो गया है और वो भी सेंटर में है। और इसके बाद हम यहाँ पे देखो मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल यहाँ पे बहुत सारी अनमर्ज यानी कि इसको हम वापस से सेम करना चाहते हैं तो अनमर्ज पे क्लिक कर देंगे। और उसके बाद मर्ज एंड सेंटर पे है, मर्ज अक्रॉस इस पे क्लिक करने के बाद ये चीज़ें जैसे मैं यहाँ पे देखो सेलेक्ट करूँगा और मैं मर्ज अक्रॉस करूँगा, ठीक है? तो यहाँ पे वापस से वो मर्ज हो गया लेकिन वो सेंटर नहीं होगा, इसमें कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे तो, ठीक है? इसलिए मर्ज करके सेंटर वाला ऑप्शन यहाँ पे इनेबल रहता है। यानी कि जो ऑप्शन हमारे को सामने दिखाई दे रहे हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन होते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आने वाले ऑप्शन होते हैं, इसलिए यहाँ पे वो सामने रहते हैं। और बाकी इन सभी को डिटेल में अगर हमें जानना है इनकी हर एक चीज़ को, तो देखो सबके यहाँ पे एक छोटा-छोटा एक एरो की तरह बना है। इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे ना, तो एक हमारे सामने इस तरह से डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उसमें अगर हमें नंबर्स की कुछ एडवांस फॉर्मेटिंग करनी है, तो नंबर पे, अलाइनमेंट में कुछ एडवांस फॉर्मेटिंग करनी है, अलाइनमेंट ग्रुप में जाएँगे, फ़ॉन्ट की करनी है, फ़ॉन्ट में बॉर्डर लगाना है, यानी कि एडवांस में। तो उसको यानी कि फ़िल करना है तो यहाँ पे और प्रोटेक्शन करना है यानी कि शीट को या किसी चीज़ को हाइड करना है, लॉक करना है, यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हम एडवांस धीरे-धीरे जैसे बढ़ेंगे उसमें सीखते चले जाएँगे। तो फिलहाल हमारा ये मर्ज एंड सेंटर समझ में आ गया होगा। अब मैं आता हूँ थोड़ा आपको इधर और भी चीज़ें देखते हैं और चीज़ें कैसे हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा सेल को कर देता हूँ बड़ा ताकि वापस से आपको चीज़ें समझ में आए। देखो, यहाँ पे ना मैं एक नंबर लिखता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 5 यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 जैसे मैं यहाँ पे लिख के जैसे यहाँ पे मैं बाहर की तरफ एंटर करता हूँ, तो देखो ये जो नंबर की फॉर्मेटिंग है वो जनरल है। मुझे मान लो
मैं इसी नंबर को ना थोड़ा ना और नीचे तक ड्रैग कर दूँ ताकि चीज़ें समझ में आ ज़्यादा। ये हो गया है और ये जनरल में है, लेकिन जैसे ही मैं इसको नंबर में कन्वर्ट करूँगा तो देखो इनके पीछे एक डेसिमल यानी कि 0 लग जाएगा और उस डेसिमल को यहाँ पे जो डेसिमल को इंक्रीज़ कर सकते हैं यहाँ से और यहाँ से डिक्रीज़ कर सकते हैं। मुझे अगर बढ़ाना है या तो घटाना है तो यहाँ पे क्लिक करूँगा और मुझे यानी कि डेसिमल लगाना है उनके पीछे तो यहाँ पे क्लिक करके डेसिमल को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद अगला ऑप्शन आता है हमारे पास करेंसी का। जैसे हम करेंसी पे क्लिक करेंगे तो देखो इनके सामने ये जो हमारे नंबर्स थे वो करेंसी में कन्वर्ट हो जाएँगे। मैं एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, बाकी अगर हमारे पास अमाउंट है तो उसके सामने करेंसी यानी कि करेंसी फॉर्मेट में कर देंगे तो ये रुपीज़ का सिंबल लग के आ जाएगा। अगर इन केस आप में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे करेंसी पे क्लिक करना, सॉरी यहाँ पे जो करेंसी है ये ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करना और यहाँ पे मोर करन अकाउंटिंग फॉर्मेट का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पे क्लिक करना है, ये सिंबल्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आके अपने को जो है कि हिंदी यानी कि हिंदी रुपीस यहाँ पे सर्च कर लेना है। जैसे मैं देखो नीचे स्क्रॉल करके जाऊँगा, एच से आएगा हिंदी, तो इधर नीचे अभी स्क्रॉल करके जाना है। देखो यहाँ पे हिंदी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करना और यहाँ से ओके करना, तो वो हिंदी वाला अभी देखो यहाँ पे एच एच आ रहा है, कॉलम की साइज़ को थोड़ा बड़ा करेंगे, वो बराबर परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है? यानी कि हमारा अकाउंटिंग भी यहाँ पे कन्वर्ट हो गया है, ठीक है? अकाउंटिंग और करेंसी लगभग सेम है, ठीक है? और उसके बाद चीज़ों को अगर हमें डेट लिखना है, जैसे आज का डेट है, मैं लिख रहा हूँ 05/10/2024 और मैं एंटर करता हूँ, तो देखो ये हमारा डेट तो एंटर हो गया है। ये डेट फॉर्मेट में भी हो गया है। तो यहाँ से हम इसको मान लो कि शॉर्ट डेट में है, लॉन्ग में करना चाहता हूँ, मैं इस पे क्लिक करूँगा और ये देखो सेल की जब साइज़ ना छोटी रहती है तब इस तरह से कुछ हैश हैश का ऑप्शन आता है। इसको पकड़ के हम यानी कि बाहर की तरफ खींच देंगे तो ये बराबर प्रॉपर दिखेगा। तो ये देखो हमारा लॉन्ग डेट में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है? और यहाँ से मुझे टाइम का सेम है कि अगर जैसे मुझे टाइम का कुछ लिखना है यानी कि मैं लिख दिया 4:45 और एंटर कर दिया और इस तरह से देखो जनरल में है, जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ और मैं टाइम पे क्लिक करता हूँ तो देखो यानी कि ये टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसा हमारा फॉर्मेट रहेगा कंप्यूटर का उसी तरह से काम करेगा। उसके बाद मुझे परसेंटेज लिखना है, यहाँ पे देखो बहुत सारे मिस्टेक करते हैं लोग। जैसे यहाँ पे परसेंटेज का यहाँ पे ऑप्शन दिया है। मुझे 50% लिखना है तो ऐसा नहीं मैं 50 लिखूँगा और उसके बाद बाहर क्लिक करूँगा, ये जनरल में है और मैं परसेंटेज पे क्लिक कर दूँगा। तो ये देखो 5000% हो गया। केवल मुझे 50 लिखना है तो 0.5 लिखूँगा और उसके बाद मैं एंटर कर रहा हूँ। यहाँ पे 0.5 पे क्लिक करने के बाद मैं परसेंटेज पे क्लिक कर दूँगा। तो देखो 50% लग जाएगा। तो ये हो गया हमारा नंबर फॉर्मेटिंग। अब आते हैं हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। चलो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए वापस से हम जो ऊपर हमने डाटा लिया था उसी का यूज़ करते हैं। बाकी मैं इनको थोड़ा-सा ज़ूम आउट कर देता हूँ और मैं थोड़ा इनको छोटा कर दूँ ताकि चीज़ें प्रॉपर दिखाई दें। मैं इनको सबसे पहले सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से रो की विड्थ अब थोड़ा बहुत ज़्यादा ही छोटी हो गई तो मैं इतना कर देता हूँ, ठीक है? ताकि चीज़ें प्रॉपर वे में दिखाई दे और यहाँ पे देखो फॉर्मेटिंग सबसे पहले मैं हटा देता हूँ इनकी, तो मैं इन पूरे को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरह से जितना दूर हमें फॉर्मेटिंग हटानी रहेगी, मैं उतना दूर को सेलेक्ट करूँगा, ठीक है? और यहाँ पे भी ये भी लेना है ना हमें, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक की चीज़ें हमें सेलेक्ट करनी है और आना है यहाँ पे एडिटिंग में और मैं कर देता हूँ क्लियर फॉर्मेट, ठीक है? और यहाँ पे कुछ चीज़ें हाइड हो रही हैं, तो मैं वापस से इनको करता हूँ सेलेक्ट और यहाँ से कर देता हूँ मैं क्लियर फॉर्मेट। आपको अगर बोरिंग जैसा लग रहा होगा तो थोड़ा मेहनत करके देखना क्योंकि ये वीडियो में मैं चाहे तो एडिटिंग कर रहा हूँ यानी कि एडिटिंग करके जो पार्ट्स में थोड़ा मिस्टेक हुआ है ऐसा कुछ तो उसको रिमूव कर दूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको समझ में आ रही चीज़ें तो आप देखते रहो और एडिटिंग वेडिटिंग वाला ऐसा कुछ मैंने यहाँ पे किया नहीं है। तो बस आराम से देखो, यहाँ पे चीज़ें सीखने को मिलेंगी, बाकी एडिटिंग नहीं मिलेगी भाई वीडियो में। बस यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया और अपने हिसाब से मैं थोड़ा-सा एडजस्ट कर देता हूँ ताकि चीज़ें यहाँ पे प्रॉपर वे में दिखाई दें। ये काफ़ी छोटा हो गया है तो मैं इसको पकड़ के थोड़ा इधर ड्रैग कर दे रहा हूँ, ठीक है? और मैं एक यहाँ पे बॉर्डर लगा दूँ ताकि ये हमें समझ आए कि ये बॉर्डर है हमारा। और मैं एक काम करता हूँ, मैं कर देता हूँ पूरा सेलेक्ट और वापस से बॉर्डर और मैं यहाँ पे सेंटर और बॉटम कर दे रहा हूँ, ठीक है? चलो, अब हमारे सामने जो अगला है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे यूज़ करेंगे? देखो, हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करते हैं तो ये दे रहा है हाइलाइट्स, सेल्स रूल ऐसा करके दे रहा है। तो मैं इसको बाकी बेसिक बता दे रहा हूँ, बाकी इसका एक अलग वीडियो में सेपरेट बनाऊँगा, उसमें पूरा डिटेल में समझेंगे।
क्योंकि इसमें बहुत सारा टाइम ये कंज़्यूम करने वाला है। तो मैं पूरा सेलेक्ट कर लूँगा पहले एरिया और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करूँगा और दे रहा है सबसे पहले हाइलाइट सेल्स रूल। अब यहाँ पे ग्रेटर दैन, अभी पूछ रहा है ग्रेटर दैन कितना? तो क्योंकि देखो हमने यहाँ पे नेम ओम सेलेक्ट किया है ना, तो ये नेम का भी आ रहा है, लेकिन मुझे केवल नंबर अभी चाहिए, तो हम सिंपल सा ये नंबर ही सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सेल्स रूल, ग्रेटर दैन। अब इसके बाद यहाँ पे देखो 25,000 यानी कि मुझे जो संख्या किसके ऊपर हो उसको आप हाईलाइट करना चाहते हो। तो मैं 20,000 के ऊपर यानी कि जितनी यानी कि संख्या है उसको करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे 20 टाइप कर दूँगा, यानी कि 20,000 लिख दूँगा। और यहाँ से ही ये पूछ रहा है कि किस कलर में करना चाहते हो? लाइट लाइट रेड फिल विद डार्क रेड ऐसा करना चाहते हो? तो यहाँ से कर सकते हो या दूसरा कोई मैं रेड टेक्स्ट लेना चाहता हूँ तो मैं रेड ले सकता हूँ या मुझे कोई येलो लेना है तो मैं येलो ले लूँगा और मैं ओके कर दूँगा। तो देखो जितना जो है ना 20,000 से ऊपर की संख्या यानी कि 20,000 नहीं फिल होगा, उसके ऊपर ग्रेटर दैन लिखा था 22, 25, 35 अगर यहाँ पे 15 लिखा है ना मैं यहाँ पे भी 25 कर दूँ और इंटर कर दूँ तो ये अभी नहीं फ़िल होगा लेकिन वापस से मैं इनको सेलेक्ट करूँगा और एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अब उसके बाद यहाँ पे ग्रेटर दैन में आऊँगा और यहाँ पे मैं वापस से 20,000 देखो टाइप करता हूँ, ठीक है? और मैं ओके करता हूँ तो ये सॉरी 2500 ही रह गया था, 25,000 होता तो ये भी फ़िल हो गया होता, ठीक है? तो ये हो गया हमारा ग्रेटर दैन के लिए। फिर अगला है हमारा यहाँ पे सिम लेस दैन के लिए। तो आप इससे लेस दैन है तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि यहाँ पे 2000 से लेस दैन, ठीक है? और इंटर करूँगा तो देखो यहाँ पे 2000 से लेस दैन जो रहेगी वही फ़िल होगी, ठीक है? सबसे पहले इनकी फ़ॉर्मेटिंग हटाना पड़ेगा, मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं क्लियर फ़ॉर्मेट करता हूँ। अब ये सेलेक्ट है, वापस से आते हैं कंडीशनल फ़ॉर्मेटिंग, सेल्स हाइलाइट रूल, लेस दैन। अब यहाँ पे मुझे मान लो कि केवल 2000 से जो नीचे हैं उनको करना है। अब उसके बाद मैं कर दूँगा ओके, ठीक है? ये कहाँ से कॉलम हो गया आ गया, इसको मैं पहले कर देता हूँ डिलीट। अब वापस से करता हूँ सेलेक्ट, कंडीशनल फ़ॉर्मेटिंग, सेल्स रूल, लेस दैन। अब यहाँ पे मैं 15,000 ही कर दे रहा हूँ और यहाँ पे जो भी हमें टेक्स्ट चाहिए, यहाँ पे मैंने ग्रीन ले लिया और मैं ओके कर देता हूँ। तो देखो ये केवल 2500 है, ठीक है? 15,000 से यानी 15,000 होगा नहीं, तो यहाँ पे यही फ़िल हुआ है, ठीक? तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसी तरह से यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बहुत सारे फॉर्मेटिंग है, यानी कि इसको एडवांस में अलग से सीखेंगे तो काफ़ी अच्छा आएगा क्योंकि डाटा हमारा छोटा है, तो काफ़ी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी। अगला है हमारा जैसे फॉर्मेट एज़ अ टेबल, तो हमें इसको एक टेबल में कन्वर्ट करना है, तो मैं पूरे को सेलेक्ट कर लूँगा अपने डाटा को। फॉर्मेट एज़ अ टेबल पे मैं क्लिक करता हूँ। देखो जिस भी हमें डिज़ाइन में अपने टेबल में इसको कन्वर्ट करना रहेगा, मैं मान लो ये डिज़ाइन लेता हूँ। अरे पूछ रहा है कि इसी को करना है? हाँ, हेडर है? हाँ, ठीक है, ओके मैं करता हूँ। तो देखो इसमें जो है ना कि ये सॉर्ट एंड फ़िल्टर वाला जो ऑप्शन लग के आ जाता है, हम इसको सॉर्ट और फ़िल्टर अपने हिसाब से कर सकते हैं। मुझे मान लो यहाँ पे केवल कैशियर रखना है, तो मैं कैशियर करके ओके करूँगा। देखो कैशियर का रहेगा यहाँ पे, ठीक है? मुझे सभी का रखना है, ऑल पे क्लिक करके ओके करूँगा, तो यहाँ पे सभी का आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो बहुत सारी सेटिंग्स हैं, जैसे यहाँ पे दिया है फर्स्ट कॉलम, यानी कि जो हमारा पहला कॉलम है इसको मैं बोल्ड करके दिखाना चाहता हूँ, तो मैं इस पे क्लिक करूँगा तो देखो ये बोल्ड हो जाएगा। लास्ट कॉलम यानी कि ये जो हमारा टोटल वाला सैलरी वाला कॉलम है इसको मुझे बोल्ड करना है, तो इस पे क्लिक करूँगा देखो बोल्ड हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन जैसे टोटल रो यानी कि नीचे की तरफ हमें टोटल रो ऐड करना है, तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा तो देखो टोटल रो ऐड हो जाएगा और यहाँ पे जो टोटल निकल के आएगा उनका 1/22,500 यानी कि यहाँ पे ये शो करने लगेगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे सॉरी कंडीशनल कह रहा हूँ, ये हमारा फॉर्मेट एज ए टेबल कर सकते हैं अपने डाटा को और चेंज कर सकते हैं और इनको वापस से रिमूव करना रहेगा। कुछ नहीं सिंपल सा सेलेक्ट करना है, एडिटिंग में आना है फॉर्मेट में। अगर क्लियर ऑल करेंगे तो हमारे सभी डाटा रिमूव हो जाएगा, केवल हमें क्लियर फॉर्मेट करना है तो हमारे डाटा यहाँ से हट जाएँगे। फ़िल्टर अभी भी नहीं हटा, इनको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करेंगे सॉरी यहाँ पे सबसे पहले इनको सेलेक्ट कर लेंगे। कंट्रोल शिफ्ट और एल प्रेस करते ही ये हट जाएँगे, ठीक है? अगला है हमारा सेल्स स्टाइल। जैसे यहाँ पे देखो सिंपल है, यही जो हमने सेलेक्ट किया हमारे डाटा को, इनको हम अलग-अलग सेल्स स्टाइल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो देखो यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल्स दिए गए हैं। यहाँ पे जो भी स्टाइल्स आपको अच्छा लगता है उसमें आप यहाँ पे उस स्टाइल को लेके आप कन्वर्ट कर सकते हो। बाकी मैं यहाँ पे नॉर्मल ही रहने देता हूँ क्योंकि मुझे आगे भी और चीज़ें सीखनी है। अगला ऑप्शन है हमारा इंसर्ट का। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले इंसर्ट सेल्स, यानी कि हमें कोई इंसर्ट सेल्स करना है, इंसर्ट शीट करना है, इंसर्ट रो और कॉलम करना है तो हम कर सकते हैं। जो कि यहाँ से भी कर सकते हैं और हम अपने शीट में यहाँ पे जैसे मान लो मुझे एक रो इंसर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और राइट क्लिक करूँगा, एक इंसर्ट हमें यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा।
मैं इस पे क्लिक करते ही देखो यहाँ पे एक हमारे सामने रो इंसर्ट हो जाएगी और इंसर्ट करना है, राइट क्लिक और इंसर्ट, तो देखो हमारे सामने रो हो जाएगी इंसर्ट। अगर मुझे कॉलम करना है तो मैं यहाँ पे कॉलम पे क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करूंगा और इंसर्ट करूंगा, तो देखो हमारे सामने एक कॉलम एक इंसर्ट हो गया। मुझे एक और कॉलम चाहिए, राइट क्लिक और इंसर्ट, तो कॉलम 2 हमारे सामने इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर मुझे वर्कबुक इंसर्ट करना है तो सिंपल है, यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके हम इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो, और उसके बाद डिलीट वाला है, डिलीट सेल, शीट, कॉलम सेम है। जैसे मान लो कि जो हमने 2 कॉलम इंसर्ट किया है, इनको डिलीट करना है, तो इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और कर देंगे यहाँ से डिलीट। तो ये दोनों कॉलम डिलीट हो जाएगा। ये दोनों रो भी डिलीट करना है, राइट क्लिक और डिलीट। तो इस तरह से डिलीट का भी हम काम कर सकते हैं। अगला है हमारे पास फॉर्मेट का। अब जैसे वही जो कि हमने यहाँ पे जैसे देखो हमने रो की हाइट बढ़ाने के लिए बोला है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ तो ये देखो रो की हाइट बढ़ गई, ठीक है। सेम यही ऑप्शन काम करने वाले हैं। उसके बाद है ऑटो फिट रो, इस पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा जितना पे वो रो रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। फिर अगला ऑप्शन है हमारा कॉलम विड्थ, यानी कि कॉलम की साइज को बड़ा करना है। जैसे ये कॉलम है, इसको हम और बड़ा करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करके इतना बड़ा कर दें। वही चीज़ें हम यहाँ से भी कर सकते हैं, कॉलम विड्थ पे क्लिक करेंगे। अब एक कॉलम की यहाँ पे यानी कि इतना बड़ा उसका साइज है, मैं इसको छोटा करना चाहता हूँ, मैं 15 लिखता हूँ और इंटर करता हूँ, देखो ये कॉलम ऑटोमेटिक छोटा हो गया, यानी कि छोटा बड़ा दोनों हम यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद क्लिक करेंगे ऑटो फिट कॉलम विड्थ, यानी कि सिंपल है कि इनको हम सेलेक्ट करेंगे। मैं चाहता हूँ कि इतना जगह नहीं चाहिए, जितना हमें ज़रूरत है उतना ही रहना चाहिए। तो फॉर्मेट में क्लिक करने के बाद ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे क्लिक करेंगे, वो ऑटोमेटिक अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। बाकी मैं इनको बड़ा ही रहने देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इसी तरह से हाइड और अनहाइड का ऑप्शन है, ठीक है। जैसे देखो सिंपल है कि जो चीज़ें हम यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं वही यहाँ पे ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। जैसे मुझे ये रो को मान लो मुझे ये कॉलम हाइड करना है, मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे हाइड का ऑप्शन आ रहा है। मैं हाइड पे क्लिक कर दूंगा तो वो देखो हाइड हो जाएगा। मुझे वापस से उसको देखना है, दोनों को सेलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, अनहाइड करूंगा तो वो देखो दिखाई देने लगेगा। फिर उसके बाद नीचे है, यानी कि रो को हाइड और अनहाइड करना है, इनको सेलेक्ट करो, ठीक है? इनको सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो और हाइड कर दो यहाँ से। वो हाइड हो जाएँगे। वापस से देखना है, वापस से पूरा सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो और यहाँ पे अनहाइड पे क्लिक करो, वो चीज़ें दिखाई देने लगेंगी, जो कि हमें फॉर्मेट में यहाँ पे दिखाई दे रहा था, ठीक है? अगला है रीनेम शीट, मूव और कॉपी शीट, टैब कलर, ठीक है? अब जैसे देखो, ये चीज़ें यहाँ पे भी हैं। जैसे मैंने मुझे ये शीट का नाम चेंज करना है, शीट 4 लिखा है, मैं डबल क्लिक कर दूँगा तो भी चेंज कर सकता हूँ। मैं इस पे राइट क्लिक करूँगा और रीनेम पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे जैसे मान लो 5-6 इसका नाम लिखना और एंटर करता हूँ, वो 5-6 में कन्वर्ट हो जाएगा। मान लो उसका मुझे कलर चेंज करना है, तो मैं यहाँ से मान लो उसका पीला कलर लेता हूँ, पीला कलर पे क्लिक करूँगा, देखो उसका कलर पीला में कन्वर्ट हो गया, ठीक है? तो वही चीज़ यहाँ पे हमें फॉर्मेट में दिखाई दे रहा था, जैसे कि आपने देखा हाइड अनहाइड, रीनेम शीट, मूव और कॉपी। जैसे मान लो ये 56 हमारा ये चौथे नंबर पे दिखाई दे रहा है, मुझे शीट 1 के पहले चाहिए। तो मैं इस पे यानी कि इस पे लेफ्ट बटन में माउस का पकड़ूँगा और इसको ड्रैग करके पहले लाके रख दूँगा। ये देखो हमारा सबसे पहले आ गया, ठीक है? ये मूव और कॉपी हो गया। फिर उसके बाद जो यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन दे रहा था ना अगला, यानी कि टैब कलर तो आपने देख ही लिया। जैसे ये शीट है, यानी कि शीट टैब भी इसको बोलते हैं, इस पे क्लिक किया, मुझे इसका कलर चेंज करना है। तो एक तो है कि मैं फॉर्मेट में जाऊँ इतना दूर तब कर सकता हूँ। टैब कलर पे फिर यहाँ से जो कलर चाहूँ वो कलर मुझे ये वाला चाहिए तो मैंने इस पे क्लिक किया। तो देखो उसमें चेंज हो गया। दूसरा मैं यहीं पे राइट क्लिक करूँ, टैब पे क्लिक करूँ और मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ तो यहाँ पे भी वो हो जाएगा, ठीक है? मैं राइट क्लिक करता हूँ और देखो यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट, जो कि हम यहाँ पे फॉर्मेट में भी देख रहे थे, यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट। तो इस पे क्लिक करके हम अपने सीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि लॉक लगा सकते हैं, कोई भी इसमें कुछ भी एडिट नहीं कर सकता। जैसे मैं यहाँ पे पासवर्ड दे देता हूँ 123 एंटर, 123 एंटर। अब देखो हमारा ये सीट प्रोटेक्ट हो गया है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और कुछ भी लिखने की कोशिश करूंगा, यहाँ पे देखो मैसेज आ जाएगा कि ये सीट प्रोटेक्ट है। इसमें कुछ चेंज करने के लिए आपको पासवर्ड इंटर करना पड़ेगा, ठीक है? आप कहीं पे भी क्लिक करो, ये सारे ऑप्शन देखो अनहाइड हो जाएँगे, यहाँ पे केवल फॉर्मेट का ही हाइड रहेगा। इस पे वापस से क्लिक करो और अनप्रोटेक्ट पे क्लिक करो और पासवर्ड डाल दो 123 और एंटर करो। अब यहाँ पे भाई जो भी आपको एडिटिंग करनी करते रहो, वो आप कर सकते हो, ठीक है? यहाँ तक ये चीज़ें हो गई। अगला है हमारा ये सम का ऑप्शन, ठीक है? यहाँ पे अल्ट के साथ इज़ इक्वल का, यानी कि शॉर्टकट तो अभी हम डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं। जैसे देखो मैं यहाँ पे करता हूँ इन दोनों को सेलेक्ट
और मुझे इनमें इन दोनों 35 दूना 70 होगा, तो मुझे 70,000 तो इस तरह से दिख रहा है, लेकिन मेरे पास बहुत बड़ा अगर डाटा है तो इस तरह से हम नहीं जोड़ पाएँगे कि 35 दूना 70 यानी कि 70,000 हो गया। तो उस केस में हमें बराबर का नीचे आने की फ़ॉर्मूला लगाना पड़ता है ताकि हम चीज़ों को सम कर पाएँ। तो इनको सेलेक्ट करना है और आना है एडिटिंग में, यहाँ पे क्लिक करेंगे। पहला ऑप्शन है सम, इस पे क्लिक करते ही देखो ये 70,000 बाकी सारी जो भी यहाँ पे रहेंगे सबके यानी कि सम होके आ जाएँगे। मैं वापस से अब मान लो इनका एवरेज निकालना चाहता हूँ, मैं इनको सेलेक्ट करूँगा, सम पे आऊँगा और एवरेज पे क्लिक करूँगा। तो देखो एवरेज इतना निकल के आ जाएगा, ठीक है? और मुझे मान लो जो भी चीज़ें निकालना है, फिर अगला ऑप्शन हमारे पास है कि इनका काउंट नंबर करना चाहता हूँ, मैं इस पे क्लिक करूँगा यानी कि 4 है, यानी कि 1, 2, 3, 4 यानी कि टोटल 4 हमारे पास ये यानी कि सेल हैं, ठीक है? वो काउंट करके वो बता रहा है। मैं बाकी इसके लिए अंडू कर देता हूँ, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला ऑप्शन है हमारे पास जो मैक्सिमम यानी कि इनमें से जो मैक्सिमम नंबर है वो क्या है? मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो 70,000 जो सबसे मैक्सिमम यानी कि बड़ा नंबर है वो है, ठीक है? आगे मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ और भी कॉलम मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे पहले तो क्लिक कर देता हूँ और मैं यहाँ पे कॉलम और ऐड कर देता हूँ ताकि चीज़ें समझ में आए। मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। अगला है हमारा ऑप्शन मिनिमम यानी कि सबसे छोटी, इस पे क्लिक करूँगा तो 35,000 इसमें 25,000 इसमें 20,000 इस तरह से इनकी छोटी संख्या है। और उसके बाद हमारे सामने जो ऑप्शन है यानी कि यहाँ पे मोर फंक्शन का और सारे फंक्शन का हम यूज़ कर सकते हैं। बाकी इनके लिए अभी यहाँ पे विराम इनको देते हैं। अगला अगला है हमारा डाउन, राइट, अप, लेफ्ट। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 20 यानी कि 55 और एंटर करता हूँ। मुझे यही चीज़ नीचे तक फ़िल करना है, तो मैं इनको इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ तक सिलेक्शन लाऊँगा और इस पे क्लिक करके मैं डाउन कर दूँगा। तो ये देखो नीचे तक पूरा फ़िल हो जाएगा। यही चीज़ मुझे लेफ्ट में करनी है फ़िल, तो मैं इस पे सेलेक्ट रहने दूँगा और कर दूँगा यहाँ पे लेफ्ट। तो ये सॉरी गलती हो गई। यहाँ से ये चीज़ों को लेफ्ट की तरफ से अपने तरफ ये फ़िल कर लेगा। मैं अभी कंट्रोल ज़ेड करता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे ये चीज़ें हैं, मैं यहाँ पे केवल यहाँ सिलेक्शन करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि चीज़ें इसमें फ़िल हो जाए। मैं इस पे क्लिक करूँगा और कर दूँगा राइट। तो ये देखो राइट में सभी चीज़ें वापस से फ़िल हो गई, ठीक है? और मैं इधर की चीज़ें इधर फ़िल करना चाहता हूँ, तो मैं इसको फ़िलहाल कर दे रहा हूँ डिलीट और मैं चाहता हूँ 70,000 30 154 इसमें आ जाए। मैं इस पे क्लिक सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से कर दूँगा लेफ्ट। तो देखो ये लेफ्ट की चीज़ें इसमें फ़िल हो जाएँगी, ठीक है? और उसी तरह से जो अप वाला है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 20 और मैं वापस से सिलेक्शन यहाँ तक कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ ये ऊपर तक फ़िल हो जाए, तो बस यहाँ पे क्लिक करूँगा और अप पे क्लिक करूँगा, वो चीज़ें ऊपर तक फ़िल हो जाएँगी। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई? अब उसके बाद सॉरी यहाँ तक ये इतना था। अब सीरीज़ और जस्टिफाई क्या ऑप्शन होता है, देखो जस्टिफाई का मतलब है यानी कि अगर आप वर्ड यूज़ किए हो तो सभी तरफ यानी कि बराबर हो जाएँगे। यानी कि जो हमारी हैंडराइटिंग है ऐसा बोल सकते हैं। मैं सबसे पहले इन पूरे को कर लेता हूँ सेलेक्ट और मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे कर देता हूँ जस्टिफाई, ठीक है? तो ये देखो यहाँ से जस्टिफाई कर दिया यानी कि न्याय कर दिया, यहाँ से हटा दिया यहाँ पे सेल को। इस तरह से जैसे इसमें अगर ये देखो ये नेम, मोहन, रोहन जो भी था ना, ये नेम ऑफ एम्प्लॉयी इसमें इसको लाके ऐड कर दिया। तो मैं इसको करता हूँ बाकी अनडू यानी कि ये चीज़ें हमें अभी नहीं चाहिए यहाँ पे और वापस से ये हो गया हमारा। अब जैसे देखो हमारे पास फिल सीरीज का जो ऑप्शन था ना, वो हमने जैसे यहाँ पे एक लिखा और मैं यहाँ पे इसको ड्रैग करके नीचे तक जा रहा हूँ तो देखो एक एक आ रहा है, लेकिन मुझे 1 2 3 4 ऐसा चाहिए। मैं एक तो है कि यहाँ पे क्लिक करूँगा और फिल सीरीज पे क्लिक करूँगा तो 1 2 3 4 ऐसा फिल हो जाएगा। और अदरवाइज़ मुझे अगर यहाँ से करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और फिल सीरीज किधर गया ऑप्शन ऊपर वाले में है। और फिल सीरीज पे क्लिक करूँगा, ये पूछ रहा है कैसा चाहिए कॉलम में, लाइन है, रो 1 2 कहाँ पे वैल्यू स्टॉप होना चाहिए। यानी कि अभी इसको हमने नहीं ये इसको बस पता है कि मतलब वो ब्लैंक है। तो यहाँ से हम अपने हिसाब से डाल सकते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और सिंपल है कि फिल सीरीज पे क्लिक कर देंगे तो ये देखो 1 2 3 4 5 मतलब जितना हमारा सिलेक्शन रहेगा वहाँ तक वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? अब आगे की तरफ हम ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिक वो उठाता चला जाएगा। तो ये फिल सीरीज का ऑप्शन है। अगला है हमारे सामने ऑप्शन सॉर्ट एंड फ़िल्टर का। जैसे देखो यहाँ से मैं सबसे पहले इतना दूर पहले कर लेता हूँ सेलेक्ट और मैं कर लेता हूँ इनको बॉर्डर, ठीक है? और सेंटर या मिडिल जो भी करना है। मैं थोड़ा एक काम करता हूँ कि मैं थोड़ा-सा इस सेल की भी हाइट बड़ा कर देता हूँ, इनको सेलेक्ट करता हूँ। ये कुछ सेल हैं जो मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है? मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है? और मैं इधर आता हूँ। ये देखो जो भी मेरा वीडियो है ना, लगभग मेरे सभी वीडियो भाई एडिटिंग वाले नहीं रहते हैं, उनमें कोई भी एडिटिंग नहीं करता हूँ। जैसा है वैसा है, अगर आप देखना चाहो तो आप देखो।
क्योंकि आपको सीखने को मिलेगा। बाकी एडिटिंग में टाइम वेस्ट, यानी कि वेस्ट तो नहीं है, एडिटिंग करने से चीज़ें काफ़ी समझ में आती है, पर मैं बनाने में इतना मेरा टाइम हो जाता है कि मैं उसको एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिलता है। और बाकी मैं नेचुरल चीज़ें रखना चाहता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हाँ, किस तरह से प्रॉब्लम आती है। अगर मैं केवल अच्छी-अच्छी चीज़ें दिखाऊँगा तो आप कहोगे हाँ, बड़ा आसान है, बाकी आसान है थोड़ा-सा मेहनत करने के बाद। तो देखो, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, मैं थोड़ा-सा इस पे यहाँ पे कलर दे दे रहा हूँ, ठीक है? और मैं इसको थोड़ा-सा बोल्ड कर दे रहा हूँ ताकि पता चले कि यही हेडिंग है, ठीक है? चलो, अब हमारा जो अगला ऑप्शन था ये है हमारा सॉर्ट एंड, जैसे पहला ऑप्शन दे रहा है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ठीक है? ये यहाँ पे अप्लाई होता है संख्या यानी कि नंबर्स पे। जैसे देखो, यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ इनको, यहाँ पे सैलरी 3 वाले में, और मैं सॉर्ट एंड फ़िल्टर पे क्लिक करता हूँ। ये पूछ रहा है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यानी कि सबसे पहले छोटी संख्या रहेगी फिर बड़ी। मैं करता हूँ ओके, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे 17,500, यानी कि पहले जो कि 70 था, अगर मैं कंट्रोल ज़ेड करूँ, तो देखो सबसे पहले ये संख्या थी, ठीक है? मैं छोटी संख्या अब सैलरी 2 पे लेता हूँ। जैसे देखो सबसे छोटी संख्या यहाँ पे 2500 है, लेकिन ये सबसे नीचे है। मैं चाहता हूँ ये संख्या सबसे ऊपर आनी चाहिए। तो मैं सॉर्ट एंड फ़िल्टर पे जाऊँगा, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करूँगा, तो देखो सबसे ऊपर आ जाएगी। वापस से स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, इस पे क्लिक करने के बाद वो सेम एडजस्ट हो जाएँगी। लेकिन मैं अभी देखो टेक्स्ट सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ सॉर्ट एंड फ़िल्टर में। अभी देखो ए टू ज़ेड, यानी कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो गया है। मुझे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ए टू ज़ेड चाहिए, तो मैं इस पे क्लिक करूँगा तो देखो सबसे पहले बी आएगा, विपिन, ऐसा करके चेंज हो गया है। और मुझे मान लो डिसेंडिंग ऑर्डर चाहिए तो मैं जेड टू ए कर दूँगा, तो देखो विक्रम, ठीक है? इस तरह से वो चेंज हो जाएगा। बाकी मैं ये वाला अभी रहने देता हूँ ए टू ज़ेड, ठीक है? अब आगे चलो देखते हैं। यहाँ पे है अगला ऑप्शन हमारा फाइंड, यानी कि यहाँ पे हमें कोई भी चीज़ ढूँढना है तो मैं फाइंड पे क्लिक करूँगा। मैं पहले यहाँ पे क्रॉस करता हूँ, मैं यहाँ पे ही क्लिक रहने देता हूँ। अब यहाँ पे यानी कि फाइंड पे क्लिक करता हूँ। अब मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे मान लो इसमें ढूँढना है सचिन कहाँ पे है। मैं यहाँ पे लिखूँगा सचिन, ऐसा सचिन लिखता हूँ और फाइंड पे क्लिक करता हूँ, ठीक है? तो ये देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारा जो है कि सेल सेलेक्ट हो गया है, ठीक है? अभी हमारा ढूँढ लिया है कि एक ही सचिन है। अगर यहाँ पे और रहता तो फाइंड ऑल करते तो सभी को दिखाता, बाकी फाइंड वन में देखो ये रहा है कि बुक 2 में 56 जो आपका बुक नंबर है उसमें है सचिन, ठीक? तो ये बता रहा है कि ए कॉलम और 5 रो में है, ठीक है? तो जो कि यहाँ पे ए कॉलम है और 5 रो है। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिखाएगा। अगला ऑप्शन है, यहाँ पे भी देखो रिप्लेस का आ रहा है और यहाँ पे भी हम वापस से क्लिक करेंगे तो रिप्लेस का ऑप्शन आएगा। इस पे क्लिक करने के बाद सचिन को अगर हमें यानी सचिन ढूँढा था, यहाँ पे रिप्लेस करना चाहता हूँ सचिन को, मान लो कि मैं मोहन से। मोहन तो हमारे में है, तो मैं इसको सचिन को रिप्लेस करना चाहता हूँ शिवम से, तो मैं यहाँ पे शिवम लिख दूँगा। शिव वो मैंने मान लो ये शिवम लिख दिया और मैं कर दे रहा हूँ रिप्लेस। तो देखो यहाँ पे रिप्लेसमेंट हो गया, मैं कर दे रहा हूँ क्लोज। तो ये चीज़ें देखो यहाँ तक हमारी क्लियर हो गई हैं। बाकी एक छोटा सा फॉर्मेटिंग हम यहाँ पे लगा के देख लेते हैं। जैसे देखो हमारे पास डाटा है ना, ये डेजिग्नेशन के ऊपर ही लगाते हैं। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, ये डेजिग्नेशन यहाँ पे ले लेता हूँ सबसे पहले। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पे क्लिक करके कर देता हूँ मैं पेस्ट, ठीक है? और मैं यहाँ पे कैशियर लिखा है, कैशियर मैं पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल की प्रेस करूँगा, कैशियर, मैनेजर, सुपरवाइज़र, ये तीन ही चीज़ अपने पास। मैं राइट क्लिक करता हूँ और करता हूँ कॉपी और मैं यहाँ पे यहीं पे क्लिक करता हूँ और कर दे रहा हूँ पेस्ट, ठीक है? अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करूँगा और आऊँगा डाटा में, ठीक है? डाटा में आने के बाद मैं सबसे पहले यहाँ पे एक डाटा वैलिडेशन में क्लिक करके एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ। मैं क्लिक करूँगा और लिस्ट पे क्लिक करूँगा और सोर्स में मैं ये चीज़ें यहाँ से सेलेक्ट कर दूँगा और कर दूँगा ओके। तो देखो हमारे सामने यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गई, ठीक है? मैं कैशियर ही रहने देता हूँ सबसे पहले तो। और हम आ जाते हैं यहाँ पे होम में। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ पे न्यू रूल। मैं यहाँ पे यूज़ अ फार्मूला टू डिटरमाइन व्हिच सेल टू फॉर्मेट, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं सबसे पहले लगाऊंगा इक्वल का निशान और मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ जो भी डेजिग्नेशन है, यहाँ पे सेलेक्ट किया, फिर लगाया मैंने इक्वल का निशान। किसके बराबर? इसके बराबर रहना चाहिए। और हम यहाँ फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, फिल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं एक रेड वाला ये ले लेता हूँ और ओके करता हूँ। और यहाँ से देखो, अगर आपको चीज़ें दिखाया जाए तो देखो यहाँ पे हमारे जो डॉलर साइन लगता है चीज़ों को लॉक करने के लिए, तो हमें बहुत सारी चीज़ों को यानी कि करना क्या है, सबसे पहले मैं यहाँ पे रो को कर देता हूँ अनलॉक। यहाँ पे क्लिक करूँगा और इसको क्लिक कर देता हूँ, यानी कि रिमूव कर देता हूँ डॉलर को। अब मैं छोटा करके बताता हूँ आपको मैं करना क्या चाहता हूँ।
जैसे देखो, मैं चाहता हूँ ना कि जब भी मैं यहाँ से कैशियर सेलेक्ट करूँ, तो जितना कैशियर वाला कॉलम है, वो सभी ये रेड यानी कि रेड कलर से हाइलाइट हो जाए, जितना भी हमारे डाटा में कैशियर रहेगा। मैं मैनेजर सेलेक्ट करूँ, तो मैनेजर हाइलाइट हो जाना चाहिए, सुपरवाइज़र करूँ, तो सुपरवाइज़र हाइलाइट होना चाहिए, ठीक है? तो ये इस केस में मैं यहाँ पे फ़ॉर्मूला लगाया हूँ, तो मैं अगर आपको ज़ूम करके दिखाऊँ, मैंने इक्वल का निशान लगाया और यहाँ पे डेज़िग्नेशन लिया। तो ये देखो सभी चीज़ों को डॉलर का साइन लॉक कर देता है। तो हमारा जो बी कॉलम है, यानी कि बी कॉलम डेज़िग्नेशन वाला है और रो 2 यानी कि रो 2 हमारा कैशियर का था, क्योंकि कैशियर हमारा रो 2 में ही केवल नहीं है। यहाँ पे देखो हमारा जो अगला रो है, रो 7 में भी है। तो अगर ये लॉक हो जाएगा तो रो 2 को ही केवल वो हाइलाइट करेगा, रो 7 को नहीं करेगा। तो इन केस मुझे मेरा डाटा बहुत बड़ा है और लोग भी हैं उसमें कैशियर जो अलग-अलग रो पे है, तो उसको हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। मैं जैसे ही कर दे रहा हूँ ओके, और मैं यहाँ से करता हूँ ज़ूम आउट। अब उसके बाद यहाँ पे मैनेजर अच्छा, फ़ॉर्मूला अभी ये अप्लाई नहीं हुआ है पूरा टोटल। 1 मिनट रुक जाओ, है ना? मैं यहाँ पे कैशियर पे क्लिक करता हूँ। मैं इसकी पहले फ़ॉर्मेटिंग हटा देता हूँ, यहाँ से मैं क्लियर फ़ॉर्मेट करता हूँ। मेरे से एक गलती हो गई थी जो कि मैंने सेलेक्ट नहीं किया था पूरा। सबसे पहले क्या करेंगे, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है, सबसे पहले हम पूरा कर लेंगे सेलेक्ट। आप यहाँ से यहाँ तक पूरा कर सकते हो या सिंपल सा आप यहीं से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से मैंने कर लिया सेलेक्ट और आगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल्स और यहाँ पे क्लिक करेंगे। फिर सबसे पहले हमने लगाया इक्वल का फार्मूला और डेजिग्नेशन हमारा ये है, इक्वल किसके, यहाँ पे जो है, ठीक है? और उसके बाद हम यहाँ से ये रो को कर देंगे अनलॉक और यहाँ पे फॉर्मेट में जो भी कलर चाहिए, हम यहाँ पे वो कलर एक ले लेते हैं। जैसे मान लो कि मैं यही कलर ले लेता हूँ और कर दे रहा हूँ ओके, और यहाँ से कर दूँगा ओके। तो देखो यहाँ पे ये सेलेक्ट हो गया, ठीक है? और वापस से मैं चेंज करता हूँ, जैसे मान लो मैं मैनेजर करता हूँ, तो देखो जहाँ-जहाँ मैनेजर है वो हाइलाइट हो गया, ठीक है? मैं वापस से अब मान लो मुझे सुपरवाइज़र करना है, सुपरवाइज़र पे क्लिक करते ही तो जहाँ-जहाँ सुपरवाइज़र है वो वहाँ पे हाइलाइट हो जाएगा। तो भाई यहाँ तक वीडियो अगर आप देखे हो, चीज़ें समझ में आई हैं, आप समझ पाए हो, तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और नहीं आई हैं तो भी कमेंट करो, क्योंकि ये वीडियो मैं थोड़ा जल्दी में बना रहा था, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि मेरे यहाँ पे लाइट कट गई थी, तो मैं सोचा कि कहीं हमारा सिस्टम ना बंद हो जाए, तो इसलिए फटाफट बना दूँ, ताकि आपको जो है कि होम टैब के बारे में पूरी अच्छी नॉलेज हो जाए। और बाकी आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि चीज़ों को और बेहतर से यहाँ पे सीखने सीखने को आपको मिलने वाला है। और बाकी यहाँ तक आप वीडियो देखे हो तो आपका बहुत-बहुत धन्य